बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी टॉक शोज़ में खुश आमदीद नाज़रीन। इरशाद भट्टी का झुकाव पहले मजहबी उलमा की तरफ था, अब उनका जो है उन्होंने रुख किया है सियासी शख्सियात की तरफ, जिसमें सर फहरिस्त उन्होंने ज़ुबैर उमर साहब को चूज़ किया है, जो साहब गवर्नर भी थे और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान भी थे। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जो है खोल के रख दिया है और उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह उनको पार्टी से बरतरफ किया गया और कौन कौन से अवामिल और कौन कौन से लोग उनको पीछे से जो थे, मरीम नवाज को कुछ, मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ, और उनका जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया था, सबको उधेड़ के रख दिया है। ज़ुबैर उमर साहब का कहना है कि इमरान खान ही वाहिद शख्सियत हैं जो कि इस मुल्क के लिए हल हैं। इमरान खान साहब ज़रूर बाहर आएंगे और इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे। एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करके इस सिलसिले को फौरी ख़त्म करें, क्योंकि जितना इसको तूल देते जाएंगे ये उतना ही बिगड़ता जाएगा। तो ज़ुबैर उमर और इरशाद भट्टी के तफसीली इस इंटरव्यू के आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ढाका में होने वाले असेंबली के इजलास को नाकाम बनाने की अपनी कोशिश की और इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एमएनएस को रोकने के लिए पैसे दिए और इन धमकियां भी दी। कितने पैसे थे हमें भी तो नजर आता ना पैसे, वो सारे बांट बूंट दिए होंगे। अगर जन्नत में जाना है तो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ले, ये कहा था। आप इस जन्नत से निकाले कैसे गए? आप जनरल बाजवा से मिले, 2 मुलाकातें आपकी हुई, DGISPR टीवी पे आए और उन्होंने बताया कि ये मिले थे और ये हुआ, ये नहीं हुआ। और आपने मरीम नवाज से पूछा कि अब बताएं कि अब तो पब्लिक हो गए, तो अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि आप ये कहिएगा कि ये मरीम नवाज और नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। मरीम नवाज ने आपको फ़ोन किया कि आप जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ से मिलें और कोई बातचीत आगे चलाएं। अब आप गए जनरल बाजवा साहब के पास, तो पहले 1-on-1 मुलाकात थी, पहले 4 घंटे की, 4 घंटे की, गुलाब जामुन वाली। हाँ, गुलाब जामुन। मैंने कहा मरियम को आपने 2 दफा जेल भेज दिया, आप चाहते क्या उस लड़की से? क्योंकि बहुत बोलती है, इसने मरवाया है नवाज शरीफ को, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू। Why are you afraid of that woman? उन्होंने कहा मैं तो नहीं अफ्रेड, मैं तो समझता हूँ मैं उससे ज्यादा पॉपुलर हूँ। मैंने कहा नहीं, आप उससे ज्यादा पॉपुलर नहीं है। अच्छा मैं जाऊँ लाहौर और वो आए तो, और वो भी आए कहीं, तो वो कौन अवाम पीछे होगी? मैंने कहा उसके पीछे होंगी, और खासतौर पर जब आपकी भर्ती उतर जाएगी तो फिर तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। ये आपने कहा? हाँ, मैंने उनको कहा। शहबाज शरीफ सही मानों में मेरे से नाराज थे और उन्होंने मेरे पर खच्चे उड़ा दिए। उन्होंने कहा मैं प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का, मैं टीवी देख रहा हूँ कि जी मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं वो जनरल से मिल रहे हैं और प्रेसिडेंट ऑफ तो पार्टी को पता ही नहीं है। मैं प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का। मैंने कहा ये प्लीज आप मुझे ना बीच में रगड़े यार, मैंने क्या किया? आप दूसरी मीटिंग के लिए फिर आर्मी हाउस पहुंचे। हमारी मुलाकात हुई, अभी जनरल बाजवा नहीं आए थे। उनका क्या मौक़िफ़ था नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज के हवाले से? जनरल फैज़ हमीद का अपनी राय? उनका ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ था। एक्सटेंशन वाला 8 लोग गए थे लंदन, जो मैंने उन्होंने कहा कि हसन को या हुसैन को कि कुरान शरीफ लाएं और कुरान पे हलफ लिया। मैं नहीं था। तो आपको पता चल गया था कि हम एक्सटेंशन देने जा रहे हैं? पता चल गया था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो अभी मुस्लिम लीग में कुछ लोग हैं, उनके लिए ज्यादती हो जाएगी। फिर पॉइंट अब वो कहाँ आया कि जब बाप ने और बेटी दोनों ने आपको छोड़ दिया? अब शहबाज शरीफ की कबीना में भी कोशिशें करते रहे कि मुझे आपको लिया जाए। बड़ा अफसोस हुआ था कि उन्होंने नहीं दिया, अफसोस हुआ था। जो वीडियो आई आपकी एक खातून के साथ, आपका उसके साथ ताल्लुक था? अच्छा, पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल था? पार्टी छोड़ दी आपको? पार्टी में मरीम नवाज ने बहुत बोल्ड स्टांस किया था। उन्होंने मीडिया के साथ जब बात की थी उसके 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा था जी मुकाबला करना है तो सियासत में करें, ये इस किस्म के हथकंडे ना।
सर ये मुझे बताइएगा कि कराची में आप हैं, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में MQM की कितनी सीटें हैं कराची में? 22 हैं अब उनका क्या? मेरे अंदाजे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग की कितनी सीटें हैं? क्या आप ये जो तजिया आपका क्या कहता है, नवाज शरीफ जीते थे कि यास्मीन राशिद जीते, ख्वाजा आसिफ जीते थे कि रियाना डार? तो इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस कर दिया था यार भाई ने। आप इमरान खान से अगर आज अडयाला में जाके मिलें तो क्या कहेंगे? मैं कहूँगा बिल्कुल डटे रहें और कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इमरान खान को ये जंग जीतना ज़रूरी है, पाकिस्तान की खातिर जंग जीतना ज़रूरी है। वो बेकसूर है, वो बाहर आए। अगर वो ये सब फेस कर सकता है और करेगा मेरा ख्याल है तो इसमें पाकिस्तान की भलाई है। क्या आपको इमरान खान की वापसी नजर आ रही है? आज जो हालात हैं, जो लोग कहते हैं कि जी कुछ हो जाएगा, वो सेनेटर्स आके मिल लेंगे, कोई स्पेस इमरान खान को नहीं मिलने वाली। PMLN के लिए मजे ये है कि PMLN को पता है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान का टकराव है। एस्टैब्लिशमेंट विल टेक केयर ऑफ इमरान खान। आप PTI में जाते क्यों नहीं? मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ जाना और घर बैठ जाना, आप असद उमर को किस तरह देखते हैं? मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, सब पर आया है। आप खड़े रहे, असद उमर घर बैठ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप खड़े रहे। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा, आपसे भी बहुत खुशी। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई लंबा चौड़ा तारफ़ नहीं, कराची आया हुआ हूँ और कराची में आज मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुझे कई वजहों से पसंद है। हालांकि मुस्लिम लीग नून में रह चुके हैं और हमारा बड़ा टाकरा होता था टीवी चैनल्स पे, प्रोग्रामों में। लेकिन जो इनकी सबसे अच्छी बात थी, ये नहीं कि असद उमर के भाई थे सबसे अच्छी बात ये थी कि जितनी भी डिबेट गर्म होती थी, ये तहजीब, यानी इनकी बातों से हमें थोड़ी थोड़ी शर्मिंदगी होती थी कि ज़रा तहजीब से बात करें। तो तहजीब, शाइस्तगी, एक हद से आगे नहीं जाना, बात समझाना। और फिर मुझे इनकी एक सबसे अच्छी बात लगी कि ये मेरा प्रोग्राम सम टाइम रिपोर्ट कार्ड देख रहे होते थे या कहीं जिसमें ये नहीं होते थे, तो ये फिर मुझे अगर अप्रिशिएट करना होता था तो अप्रिशिएट भी करते थे, और अगर मुझे बताना होता था कि नहीं ये फिगर्स इस तरह नहीं है यार, ये तुम इस तरह कर लो, और ये जो इसका नाम ले रहे थे वो वाला नहीं है, इसहाक डार नहीं है, फलाना है, या फलाना नहीं है, इसहाक डार है। तो मेरी हमेशा से बड़ी ख्वाहिश रहती थी कि इनकी कहानी सुनो, और कहानी है भी बड़ी मज़ेदार। गुलाब जामुन कहानी, वो आपको पता ही है, जन बाजवा, कमर जावेद बाजवा साहब से जो इनकी फेमस मुलाकातें, DGISPR ने उस पर बाकायदा टीवी चैनल पे आके बात की। मगर ये क्या घर बचाते बचाते अपना घर लुटा बैठे, मतलब पार्टी से बाहर हो गए। आज इनके पास मैं आया हूँ और मेरे पास बड़े सख्त सवालात हैं इनके हवाले से। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब यू आर अ स्टार। नहीं आप हैं। एक स्टार को इंटरव्यू देना तो बहुत मजा आता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो बहुत पॉडकास्ट होते हैं, हम सब मीडिया वाले हैं तो बहुत लोग बुलाते रहे हैं पिछले 2-3 साल से, ये जब से पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू हुआ है, तो बहुत से टॉपिक्स पर। बट मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि जितना एक्साइटेड मैं था कि जी, मैंने अपने घर वालों को बताया, अपनी वाइफ को बताया, यार वो तो छोड़ेगा नहीं, बड़े सख्त सवाल पूछेगा कोई बात नहीं, सख्त सवाल पूछने थे और पूछना भी चाहिए। हाँ, नहीं मैं, क्योंकि हम बहुत सी चीजें रिकलेक्ट जो करते हैं ना, मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो करनी भी चाहिए, बोलनी भी चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री का हिस्सा होती है जी। सो जब हम ऐसी चीजें, बहुत से लोग किताब लिखते हैं, बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं प्रिंट मीडिया पर या टीवी पर, तो मेरा ख्याल है जो भी आपकी हिस्ट्री के, जरूरी नहीं है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही हो, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए सर, इसी वजह से। और मुझे मैंने बता दिया है और मैं हमेशा बताता हूँ कि मुझे आप हो गए, मुसद्दक मलिक साहब हो गए। मुसद्दक मलिक साहब अक्सर प्रोग्रामों में जब मैं वो जो लठ मार किस्म की गुफ्तगू की ना, तो वो फिर आखिर पे कहते हैं कि हमारी तो ऐसी तरबियत नहीं है, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि जो प्रोफेशनल हैं वो पार्टियों में हैं और वो अपने आकाओं को खुश नहीं कर रहे, एक हद से आगे दूसरों को भी करवा रहे हैं और ख़ुद भी करते हैं। सर मैं 2018 में जब आपके भाई असद उमर वज़ीर ख़जाना थे
और नए नए गवर्नर सिंध के ओहदे से आप फारिग हुए थे, उस वक्त बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट किया था कि जनरल गुलाम उमर के बच्चों को गैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप बताना पसंद करेंगे कि आपके वालिद पर बिलावल भुट्टो ने इतना ज़ाती हमला क्यों किया था कि यानी आप गैरत का लफ्ज़ आप लोगों के लिए सूट ही नहीं करता? पता नहीं क्या, एक तो पहली बात ये है कि फारिग नहीं, मैंने रिजाइन किया था। जी जी आई वाज द फर्स्ट वन। नहीं 2018। हाँ जी जी और ये अगर आप गवर्नरशिप 2 से। मिनट दें तो मैं जी जी कहानी बिल्कुल, जी जरूर बिल्कुल सुनाना बिल्कुल चाहूँगा, बिल्कुल। क्योंकि 25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे हम्म, और मैं लाहौर में था अपने हेडक्वार्टर्स में। शहबाज साहब भी थे, रिजल्ट्स वगैरह देख रहे थे जो भी था। तो रात को पता चल गया कि हार गए या हरवा दिए गए, जो भी वो उस वो तो एक अलग बात है। 2018 का। तो दूसरे दिन अब लेट हो गए थे, 2-2:30 बज गए थे, सब अपने अपने घर चले गए। तो दूसरे दिन दोपहर को शहबाज साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी वैसे ही। तो मैंने उसमें उस वक्त उनको कहा, शहबाज साहब को, कि जी मैं कराची जा रहा हूँ आज रात और मैं जाके रिज़ाइन करूँगा और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, उसमें बहुत से रीजंस दूंगा। बट वैसे तो ये सिंबॉलिक है, बिकॉज सब लोग कहेंगे भाई महीने बाद तो आपने फारिग होना ही था। बट मैं रिजिग्नेशन एज सच देना चाहता हूँ कि एक तो जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है हमारी, कि जिस पार्टी ने लगाया था वो पार्टी अब हुकूमत से बाहर होगी, एंड आई मस्ट पे वे, ओके, बजाय के इंतजार करूँ कि शायद इमरान खान मुझे रख ले। और दूसरा ये है कि आई विल शो कि ये एज अ प्रोटेस्ट 2018 के इलेक्शन में जो धांधली हुई है, एंड आई एम ऑब्वियसली ऑल्सो रजिस्टरिंग माई प्रोटेस्ट। तो उन्होंने कहा ठीक है। फारूक हादर साहब जो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आधे मिनट बाद कहा ये अकेला क्यों रिजाइन करे, सारे गवर्नर्स करें, और बल्कि सदर साहब भी करें, मरहूम सदर ममनून साहब। ओके, तो शहबाज साहब ने उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल को, और उन्होंने कहा जुबैर साहब ये अगले 24 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, सदर साहब बीच में बैठेंगे और सारे गवर्नर्स BBC और CNN भी कवर करेंगे, और वो होगा रियल प्रोटेस्ट। आपने 24 घंटे में करना। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, सब ने रिफ्यूज कर दिया अपनी पार्टी को। हाँ, सब ने। उन्होंने कहा ये क्या बात है, ये क्या फजूल बात कर रहे हैं, और पार्टी का रेजोल्यूशन कहाँ है, कोई मतलब सदर सब गवर्नर्स ने रिफ्यूज कर दिया। सबको मैंने इस्लामाबाद बुला लिया था, लाहौर में तो मैं ठहरा हुआ था गवर्नर हाउस में ही, पंजाब के गवर्नर फिर लेके मैं इस्लामाबाद दूसरे दिन सुबह किया। झगड़ा साहब पहुंच गए, उनको बुलाया इस्लामाबाद, फिर हम सब गए सदर साहब के पास, तो सब ने रिफ्यूज कर दिया। मैंने शाम को लिख के दिया शहबाज शरीफ को कि एज पर योर इंस्ट्रक्शंस, मैंने सबको कन्विंस करने की कोशिश की, ऑल हैव रिफ्यूज्ड, सो आई एम गोइंग बैक टू कराची एंड आई विल रिजाइन। और मैं 28 जुलाई को मैंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिज़ाइन कर दिया। और नईमुल हक मरहूम जो हैं वो मेरे दोस्त भी थे, बहुत अच्छे, और वेरी वेरी क्लोज टू इमरान खान। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप क्यों रिज़ाइन कर रहे हैं, आप पार्टी की खिदमत कर रहे थे या पाकिस्तान की खिदमत कर रहे थे। मैंने कहा आप किसके बिहाफ पर ये बात कर रहे हैं। उसने कहा मैं इमरान खान की बिहाफ पर कर रहा हूँ। नहीं, आई विल नॉट। कह रहे आप मिल तो लें एक दफ़ा। मैंने कहा मैं मुझे तो मिलने में कोई भी नहीं है, बट मेरे लिए बिल्कुल वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं। सो मैंने रिज़ाइन किया एंड आई वाज द ओनली वन। बड़ी मज़े की बात है। लेकिन वापस आते हैं बिलावल भुट्टो के ट्वीट पे कि जनरल गुलाम उमर के बच्चों को गैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये पहले मुझे मैं ट्वीट गुजरनी है। देखिए, बिलावल भुट्टो के साथ एक उस तरह से तो हिस्ट्री है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जनरल थे, और 20 दिसंबर सन 71 को जब भुट्टो साहब ने टेक ओवर किया पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के फॉल के बाद, 20 दिसंबर को मेरे वालिद साहब थे कश्मीर के बॉर्डर पर, तो उनको वापस बुला लिया गया था। तो 20 की दोपहर को वो शायद पहुँचे थे, हम पिंडी में थे। रात को भुट्टो साहब ने जो पहला खिताब किया कौन से, उसमें 7 जनरल्स को रिटायर करने का अनाउंस किया, नाम लेके, जिसमें मेरे वालिद साहब भी थे। तो हमारे लिए तो हम तो अगले 8 दिन में, 1 हफ्ते में कराची आ गए थे, बिकॉज हमारे कोई घर वर था नहीं, और मेरे फादर के बेस्ट फ्रेंड यहाँ रहते थे। उस वक्त जनरल्स के पास पैसा नहीं होता था, होना तो अब भी नहीं चाहिए। तो इस वजह से हम जब यहाँ आ गए, तो हमारे लिए, अब हम स्कूल में थे, लेकिन हमारे लिए पीपल्स पार्टी एक ऑब्जेक्ट बन गया कि जी जाहिर सी बात है, हम पेंशन बंद, हाउस, मेरे वालिद साहब 5 साल या हाउस अरेस्ट थे भुट्टो साहब के ज़माने में, या जेल में थे, एंड ही वाज द ओनली जनरल थ्रू आउट दोज 5 years।
सो हमारे लिए तो पीपल्स पार्टी वाज अ नेचुरल थिंग ना, कि जी जब उनकी कोई चीज़ नहीं हो रही तो हमें मज़ा आ रहा है, इतनी पॉलिटिक्स समझते नहीं थे, तो वी वर सक्ड इनटू पॉलिटिक्स। लेकिन मेरे वालिद साहब ऐसे ब्रॉड माइंडेड थे कि उन्होंने कभी भी नफ़रतें हमें नहीं बताई पैदा करने के लिए। और इसी वजह से जब बेनज़ीर 88 में बनी है प्राइम मिनिस्टर, तो एक यहाँ है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, उनकी हुकूमत ने मेरे वालिद साहब को वहाँ का चेयरमैन भी लगाया था, और मेरे वालिद साहब ने बेनज़ीर को इनवाइट भी किया था एज अ कीनोट स्पीकर एज एन इंटरनेशनल सिंपोजियम जहाँ उन्होंने किया था। एंड आई पर्सनली लाइक बिलावल भुट्टो, और इनफैक्ट बिलावल भुट्टो के साथ मेरी इस तरह से भी एक तो वैसे हाय हेलो तो होती है, एक मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। जब मैं गवर्नर था तो एक किताब मैंने पढ़ी थी भुट्टो साहब के बारे में, एक इंडियन जर्नलिस्ट ने लिखी थी, बॉर्न टू बी हैंग्ड। इट वाज अ ब्रिलियंट बुक। तो मैंने एक तो अपनी लाइब्रेरी के लिए थी, और एक मैंने अलग से खरीदी और बिलावल को भेजी कि बिलावल, आई एम श्योर यू नो एवरीथिंग अबाउट योर ग्रैंडफादर, बट आई थिंक यू मस्ट रीड दिस बुक। सो मुझे नहीं पता कि वो क्यों मेरे से हो गए, असद से जाहिर सी बात है उनके इख्तिलाफात ज़्यादा थे, तो वो नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि आपने बड़ी एक ऐसी गुड्डी वाली स्टोरी सुनाई है और किताबें आ रही हैं, किताबें जा रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनरल गुलाम उमर के बच्चे आप ही हैं मेरे ख्याल भाई। हाँ, मैं देखिए बाकी भाई तो अननोन है ना, उधर पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन आप जनरल गुलाम उमर के बेटे हैं। जी। तो इसके वो कह रहे हैं कि गैरत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। नहीं, अब वो पता है क्यों कहा होगा, उसका बैकग्राउंड ये होगा, असद ने शायद कोई गैरत के हवाले से कोई बात की होगी, जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से, मुझे नहीं पता। तो लेकिन आपको करना, मैंने कभी नहीं की, लेकिन आपको करना चाहिए गैरत का लफ्ज इस्तेमाल। जनरल उमर के बेटे होते, बैसियत बेटे भाई, जैसे आपको करना चाहिए कि ये कोई मैं तो इतने नहीं, इससे क्या ताल्लुक है भाई। गैरत इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड ना, कि जी गैरतमंद होना चाहिए, बेगैरत तो नहीं होना चाहिए ना। तो अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं किसी के बारे में, बाय द वे मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे तो कभी, बाय द वे, मुझे तो बिलावल भुट्टो से कोई है ही नहीं, कोई भी इशू ही नहीं है। मुझे ये नहीं पता, अगर मुझे ये पता होता तो मैं बिलावल से जरूर भी अभी मौका मिलेगा तो भाई आपने ये किस सिलसिले में स्टेटमेंट दी थी जी। अच्छा, अदनान समी खान के वालिद अरशद समी खान ने 1970 के इलेक्शन के वक्त जो जनरल एडीसी थे जी, वो अपनी किताब 3 प्रेसिडेंट एंड आपने पढ़ी होगी जी, मैंने पढ़ी। ये एड लिखा है, एड में लिखते हैं कि इलेक्शन में धांधली भी हुई थी और पैसे भी बांटे गए थे। जनरल याहिया ने ये काम आपके वालिद जनरल गुलाम उमर के जरिए करवाया था। अरशद समी खान लिखते हैं कि आपके वालिद ने मौलाना भाषानी अब्दुल कयूम खान को भी पैसे दिए थे। क्या कभी आपके वालिद ने इस हवाले से आपके साथ कुछ शेयर किया? वैसे किताब का आपने ये वाला हिस्सा उठाया, आपने दूसरा जो इम्पोर्टेंट हिस्सा वो नहीं उठाया, वो जो भी मेरे वालिद साहब से मुताल्लिक है। अच्छा। कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे 7 दिसंबर सन 70 की रात को, तो याया खान बहुत परेशान थे कि वहाँ अवामी लीग जीत रही है, यहाँ पीपल्स पार्टी जीत रही है, और ये वो पार्टीज हैं जो वो नहीं चाहते थे कि जीतें, या तो इस तरह से ना जीतें। मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, राइट विंग पार्टीज का कोई कोलिशन हो जो कि इनको रोक सके, बोथ इन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो वो नाराज थी, ये क्या हो रहा है। और उन्होंने कहा, इसी किताब में उन्होंने लिखा कि जनरल उमर को मिलाएं तुम, और जनरल उमर को उन्होंने गुस्से में कहा कि ये क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जनरल उमर ने क्या जवाब दिया तो इन्होंने नहीं सुना, बट अपेरेंटली उन्होंने कहा कि जो लोग, जो जाहिर है वोट निकल रहे हैं उसी की काउंटिंग हो रही है। 1970 इलेक्शंस, भट्टी साहब, मेरे वालिद साहब का टास्क जो था 1970 इलेक्शंस होल्ड करना था। एंड आई थिंक आज भी लोग मुड़ के ये कहते हैं कि अगर एक इलेक्शन सही हुआ है, फ्री फेयर है, तो उन्होंने जनरल याया ने उसके बाद उनको कहा अच्छा आज तो जो हो गया, लेकिन प्रोविंशियल असेंबली के रिजल्ट्स ऐसे ना आए, क्योंकि वो थोड़े दिन बाद होते थे उस वक्त, वो भी वही रिजल्ट्स आए थे। लेकिन मेरे वालिद साहब ने तो वो डिलीवर किया, वो नाराज हो गए, तो इसका क्या ताल्लुक? लेकिन अरशद समी खान जो 19 जनरल याहिया का एडीसी था, उसकी बुक है जी, उसकी वो कह रहे हैं उस इलेक्शन के बारे में जिसमें मैं और आप टीवी पे बैठ के कहते हैं कि हमारा सुना है कि एक इलेक्शन फेयर हुआ था जी। हम, मैं भी कहता था, सब कहते हैं, हाँ मैं भी कहता था, लेकिन मैं ऐसे ही कहती है। हाँ, मैं उसमें मौजूद नहीं था, लेकिन नहीं उससे क्या ताल्लुक है, लेकिन हम नहीं मौजूद थे, लेकिन पता तो है क्या हुआ। लेकिन मजे की बात है, जो इलेक्शन फेयर हुआ उसमें मुल्क टूट गया। खैर ये अलहदा है। तो वो कह रहे हैं कि उसका जो मैं उसका पता है क्या कहता हूँ,
जिस दिन 7 दिसंबर की शाम को रिजल्ट आए थे ना, तो मुल्क टूट गया था उससे। अवाम ने अपना मैंडेट दे दिया था कि हम एक साथ नहीं रह सकते। एक वोट भी वेस्ट पाकिस्तान से अवामी लीग का नहीं निकला और एक वोट भी ईस्ट पाकिस्तान से भुट्टो साहब का नहीं निकला पीपल्स पार्टी। व्हाट डज दैट शो? हाँ, लेकिन अगर भुट्टो साहब और मुजीबर रहमान, शेख मुजीबर रहमान बैठ जाते और कहते कि तेरा वोट मेरा वोट, मेरा वोट तेरा वोट, तो शायद हाँ, फिर हो सकता है। अच्छा, लेकिन बहरहाल तो वो याहिया खान के एडीसी कह रहा है कि आपके वालिद ने जो पैसे थे वो दिए। पैसे बांटे, मौलाना बाशानी अब्दुल कयूम खान को पैसे दिए। वो जो मैंने कहा था ना कि मेरे वालिद साहब जेल में थे, हाँ। तो उस वक्त ये केस चला था हम्म। कि जी पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट या जो भी मिलिट्री रेजीम था। तो दोनों एस्पेक्ट से देखें ना, पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट अगर किए होते, वो खैर केस कुछ भी नहीं निकला एंड ही वाज ऑब्वियसली उनको इसी बेसिस पर उनको छोड़ दिया गया था कि जी उन्होंने कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिससे ये प्रूव हो कि जी वो पैसे, और अगर उनके पास इतने पैसे आए थे, हमें तो ये गिला था अपने वालिद साहब से, क्योंकि ये शिकायत हम सुन रहे थे कि आप घर के लिए भी तो कुछ रखते हैं। मतलब घर में तो आपने लाके हमें पैदल, हम तो स्कूल की फीस नहीं पे कर सकते थे। अच्छा, चलो ठीक है, जी। आपकी राय है, लेकिन ये मैंने जनरल याहिया के एडीसी की किताब का बता रहा हूँ कि वो कहते हैं उनका ख्याल है, उनका ख्याल कि धांधली भी हुई, पैसे भी बांटे गए और आपके वालिद। अच्छा, कहा जाता है कि आपके वालिद चूँकि जनरल गुलाम उमर जनरल याहिया के बहुत करीब थे, मशरकी पाकिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ इसके पीछे आपके वालिद का दिमाग भी था और काफ़ी मशवरे भी थे। आपके सियासी मुखालफिन इसी बिना पर इन्हें गद्दार तक कहते हैं। क्या शेख मुजीबर रहमान समेत मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद सियासी गिरफ्तारियों के पीछे या कुछ वाक़यात के पीछे आपके वालिद थे? देखिए, ही वाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उस वक्त, मार्च 1971 इलेक्शंस होने के बाद वो सारी जो चल रहा था कि जी बातचीत हो रही है, और मुझे जो आपने सवाल पूछा ये साथ मिल जाते, हाँ, तो साथ मिलने ही की बात हो रही थी कि जी किसी ना किसी तरह से कोई ऐसी चीज़, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशंस थे। एक तो वोट का जो मैंने कहा आपको जिक्र किया, दूसरी बात ये थी कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन थे, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन के हवाले से एक लॉ था कि 120 दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। दैट इज़ वाई मैं भुट्टो साहब को भी एक थोड़ा सा वो देता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं वो गद्दार, उन्होंने जान के नहीं गए थे ताकि मुल्क टूट जाए, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब तक आप असेंबली में जाएं उससे पहले बेसिक्स तय हो जाएगा। वो 6 पॉइंट लेके आ रहे थे, मुजीबर रहमान और से लोगों का ख्याल था। सो फैसला साजी में तो बिल्कुल कुछ ना कुछ रोल होगा, लेकिन ये कि जी बमबारी कर दें और ये करते बिल्कुल भी नहीं था। और उन्होंने शदीद, जो हमें याद है और हमेशा से उन्होंने कहा, और जितनी भी किताबें जर्नैलों ने लिखी हैं उन्होंने नहीं लिखी थी मेरे वालिद साहब ने कोई किताब। जनरल मूसा की किताब है, जनरल गुल हसन की किताब है, जनरल और भी जनरल्स की किताबें हैं जो 71 के बारे में भी हैं। उसमें कहीं भी, बल्कि बहुत से लोगों ने ये लिखा कि जनरल उमर ने और कुछ जनरल्स ने डिसएग्री, एडमिरल एहसन थे उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में, उन्होंने डिसएग्री किया कि जी हमें किसी ना किसी तरह से इसको असेंबली को इंडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। सर, आपके वालिद को गद्दार क्यों कहा जाता है? यार गद्दार तो, एक सेकंड, गद्दार तो बाय द वे गद्दारी का तो पर्चा मेरे और असद पर भी कट चुका है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। कोई है गद्दार जो बचे पाकिस्तान में? एग्रीड, तो वो क्राइटेरिया है नहीं ना, सर्टिफिकेट सबको बढ़, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन उसके पीछे कोई बैकग्राउंड तो होता है ना, कोई धुआं उठता है, कोई चीजें होती हैं, खास सच्ची हो झूठी हो, ये तो उसमें देखें पाकिस्तानीज का जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ईस्ट पाकिस्तान कुछ चंद फैसलों की वजह से याहिया खान के या उनकी टीम के नहीं टूटा था। ईस्ट पाकिस्तान जो अलग हुआ था वो 1947 से ही एक इब्तिदा हो गई थी, जिसकी फर्स्ट जो पत्थर फेंका गया था वो लैंग्वेज के इशू पर, जब कायद आज़म ने नहीं एग्री किया था कि बंगाली को नेशनल लैंग्वेज बनाना है, तो वहाँ से रिवॉल्ट शुरू हुआ। किन लोगों ने किया था? उन लोगों ने जो पाकिस्तान के लिए लड़े थे, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान एज ए स्टूडेंट लीडर भी शामिल थे। और फिर आपको पता है 9 साल तक वो नहीं बना, आइन नहीं बना। जब आइन बना तो वो भी 2 नंबर के पैरिटी पर बना दिया, यहाँ ठीक है, एक सूबा वहाँ एक सूबा यहाँ। फिर आपने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ का मतलब क्या? मैं आपके वालिद को एज ए गद्दार जो कहा जाता है, पैट्रियट, उस पे मैं बात कर रहा हूँ और आप आइन पे चले गए। मैं तो एक सिर्फ बता रहा हूँ कि ईस्ट बंगाली जो अलग होने शुरू हुए थे, वो कोई एक फैसले की जी असेंबली का इलेक्शन, वो उसने या भुट्टो साहब ने कहा इधर हम उधर तुम, तो मुल्क टूट गया। ऐसे तो ना मुल्क टूटा था। मुल्क तो इसलिए टूटा था, आपने 13 साल तक मिलिट्री रजीम था,
जिसमें बंगालियों का कोई फैसला साजी में कोई था ही नहीं। सर मैं मेजॉरिटी में वो थे, मैं- मिनॉरिटी में हम थे, मैं- फैसले हम करते थे यहाँ से बैठ के पंजाब से, जहाँ से आपका ताल्लुक है। जी सर, चूंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, वरना मेरा तो है कि 4 किरदार हैं, अच्छा। शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, या इंदिरा गांधी, जी 4 किरदार हैं। चीजें जाहिर है पाइल अप होती रहीं, लेकिन 4 किरदार ये फाइनल थे। लेकिन बहरहाल जी अच्छा, आपने अभी कहा कि मैंने भी कहा कि साथ मिल जाते, आपने भी इस पे बात की कि साथ मिल जाते दूसरे से, लेकिन आपके वालिद पे इल्ज़ाम है कि वो तो भुट्टो और जनरल याहिया के दरमियान दूरियां पैदा करते रहे, इख्तलाफात पैदा करते। जनरल उमर शेख मुजीबुर रहमान को भी वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ढाका में होने वाले असम्बली के इजलास को नाकाम बनाने की अपनी कोशिश की, और इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने MNAs को रोकने के लिए पैसे दिए और इन धमकियां भी दी। कितने पैसे थे हमें भी तो नजर आता ना पैसे, वो सारे बांट बूट दिए होंगे। एक तो जो भी कराची में हमें जानता है और हजारों लोग जानते हैं, उन्होंने सब ने हमारी लाइफ भी देखी। मैंने आपको बताया था मेरे वाले साहब के पास न कार थी न घर था, तो अपने लिए तो सबसे पहले तो बंदा अपना करता है या नहीं करता। ये तो अजीब किस्म के इतने पैसे आ रहे थे उस वक्त भी दिए, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद भी, और कोई 2-4 हजार तो नहीं दिए होंगे ना उस वक्त के हिसाब से, जो बड़े पैसे होंगे। नहीं, वो मुझे पता है कि भुट्टो साहब और याया खान बहुत क्लोज थे, और एक मीटिंग हुई थी लड़काना में, जो भुट्टो साहब लेके गए थे उनको याया खान को, और उसके बाद फैसला हुआ कि पोस्टपोनमेंट हो रही है। एक जनरल होते थे जनरल पीरजादा, जो बहुत क्लोज थे याया खान से, वो बहुत क्लोज थे भुट्टो साहब से। भुट्टो साहब और मेरे वालिद साहब का कभी भी अच्छे ताल्लुकात थे। दैट इज व्हाई माय फादर इज द ओनली वन, मैं तो हिस्ट्री से बता रहा हूँ, जिनको 5 साल अंदर बंद रखा। मेरा अगला सवाल यही है कि क्यों बंद रखा भुट्टो साहब ने आपके वालिद को? बिकॉज मेरे वालिद साहब की नज़र में वो समझते थे, मतलब समझते थे, बट उन्होंने कभी भी नहीं कहा। तभी तो उनकी रिलेशंस बाद में बिल्कुल ठीक हो गए थे बेनज़ीर के साथ। वो समझते थे कि जी वो जो सारा जो याया खान ने फैसला किया था विच लेड टू द पोस्टपोनमेंट। एक तो देखे ना, दिसंबर की 7 को इलेक्शन हुआ, पूरा दिसंबर गुजर गया, पूरा जनवरी। मेरे फादर बिल्कुल मुजीबुर रहमान के खिलाफ थे, लेकिन वो इस चीज़ को बिल्कुल, इस चीज़ पर 100% उनका यकीन था कि लोगों ने वोट दिया और उनका हक है कि वो प्राइम मिनिस्टर। मेरे वालिद साहब जनवरी सन 71 में, सन 71 जनवरी, 2 महीने 1.5 महीने के बाद ढाका याया खान के साथ गए। याया खान वहाँ से बाहर निकले और उन्होंने ये अखबारात सब में आया था, मुजीबुर रहमान विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये अनाउंस किया था। और वहाँ उस मीटिंग में मेरे वालिद साहब साथ थे। सो वो याया खान कंफ्यूज थे कि जी भुट्टो की बात माने या मुजीब की बात, बट ऑब्वियसली हिस्ट्री ने कुछ और फैसला किया। सर मैंने कहा कि उन भुट्टो साहब ने क्यों 5 साल एक इकलौते जनरल बकौल आपके, बाकी भी लोग थे, लेकिन सिर्फ बाकी सारे कॉम्प्रोमाइज होते हैं ना। जिस तरह मैंने कहा जनरल शरीफुद्दीन, जनरल पीरजादा थे, और भी जनरल्स थे जो बाकी सारों ने किसी न किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज। बिकॉज मेरे वालिद साहब का मैं बिल्कुल 100% यकीन के साथ कहता हूँ, जब भुट्टो साहब चले गए उनकी हुकूमत का तख्ता कर दिया उसने, कौन है आपके, जनरल ज़िया ने। मेरे वालिद साहब ने तो एक तो होता है ना कि इसके साथ आपकी मुखालफत थी तो उसके साथ तो ठीक हो जाते ना। देखें जब आप पावर गेम में नहीं पड़ेंगे ना तो आप मुश्किल में ही आएंगे। वो आज तक चल रहा है। नहीं वो तो ठीक है। अच्छा, लेकिन आपके वालिद ने माफ़ी मांगी थी वो ये जो डॉन में आया था ना, वो सन 72 की एक मैंने भी वो पढ़ी है। अगर उस वक्त उन्होंने माफी मांगी होती तो उसके बाद 5 साल क्यों अंदर बंद थे? ये तो देखे ना, अब हम 50 साल के बाद बात कर रहे हैं कि वो किसी ने कहा कि जी वो उस वक्त रिलीज हुए थे, रिलीज उनको बेल हुई थी एक केस में, तो वो रिलीज हो गए थे। जिस दिन रिलीज हुए थे उस दिन उनको हाउस अरेस्ट कर दिया और अखबार में पीपीपी वालों ने दे दिया कि जी उन्होंने माफी मांगी थी, तो वो अखबार में आ गया। मेरा क्वेश्चन ये, वो जून 72 में आया था तो जुलाई 73 तक तो भुट्टो साहब थे ना, तो वो फिर क्यों अंदर बंद थे अगर माफी मांग ली थी? भुट्टो साहब माफ भी तो खैर से देर से किया करते थे। नहीं, अब वो 5 साल हो चुके थे। अच्छा सर, आपने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई है, आपने वालिद साहब को तो बता दिया ना, आपने कहा कि बिलावल भुट्टो को पता ही नहीं चला कि उसने क्यों कह दिया कि जनवर के बच्चों को
मेरा ख्याल है इस्तेमाल नहीं करना अगर मैं चाहिए। बिलावल से पूछूंगा तो बिलावल कहेगा मैंने ऐसे कभी नहीं ऐसे कभी नहीं हाँ, किया। बहुत मेरा अच्छा। अपना ख्याल है। आप किताब भी किताब और नहीं बट बिलावल is a अरशद समी 100%। खान के जो अदनान समी के वालिद का भी आप कहते हैं कि वो भी ऐसे ही कह रहा होगा। नहीं वो पैसों के, लेकिन उसकी एक बात तो बड़ी वजन रखती है कि उसने ये कंफर्म किया है कि जनरल उमर हु वाज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस, उसने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए, बावजूद इसके कि याया खान चाहते थे कि ये ना जीते। नहीं, वो लिखते हैं कि इलेक्शन में धांधली भी हुई थी यार अच्छा, धांधली तो उन्होंने कहा उस दिन रात को फोन जब किया और पैसे भी बांटे गए आपने थे। वो पार्ट शायद आपने नोट नहीं किया, जब उन्होंने फोन किया कि जनरल उमर को मिलाओ, हाँ। इन्हीं को कहा, तो उन्होंने जनरल उमर पर ये चढ़ाई की कि ये क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जनरल उमर ने कहा तो कि शायद कोई ज्यादा ही धांधली, जैसे मतलब आप भुट्टो 8 फरवरी 2024 वाला चाहते होंगे उस वक्त भी। अच्छा नहीं उस वक्त इतना तो सोच भी नहीं थी। अच्छा सर, आपने मुझे अभी बड़ी मजे की कहानी सुनाई है मुस्लिम लीग ज्वाइन करने की, और लेकिन उसमें एक बड़ा मजे का फिक्रा जो आपने शहबाज शरीफ साहब का सुनाया कि अगर जन्नत में जाना है तो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ले, ये कहा था जी। तो ये वाकई उन्होंने सीरियस कहा था कि जन्नत यानी नहीं, यहाँ हमारे यहाँ मैं उनको कह रहा था, वो कह रहे थे कि आप क्यों नहीं ज्वाइन, उन्होंने मुझे जब ऑफर की कि आप PMLN ज्वाइन कर लें, बिकॉज वो मीडिया का प्रपोजल मैंने दिया था, तो उन्होंने कहा था आप मीडिया मैनेज करें, तो मैंने कहा था ये तो कोई पार्टी का लॉयलिस्ट रन करेगा, कोई आप ये कोई नौकरी तो नहीं आप किसी से करवा रहे। तो उन्होंने कहा आप पार्टी ज्वाइन कर लें। तो मैंने कहा मैं पार्टी तो बड़ा, मेरे जो भी वजूहत रीजंस मैं उनको बता रहा था, तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ, इतना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप इतना बड़ा ओहदा रख चुके हैं, ये सब कुछ है, तो आप नून लीग में आएंगे तो आपको अल्लाह भी आपसे खुश होएगा और आपको जन्नत। मैंने उनको फिर मजाक में कहा कि मुझे शायद ये नहीं पता था कि जन्नत में जाने के लिए नून लीग में आना पड़ता है, आना जरूरी है। हाँ। और उनका क्या है जो नून लीग में नहीं है, हाँ, उनको आना चाहिए आपको। वो नहीं ला नहीं, आज सकते। के बाद मैं सारों को कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी नून लीग भी है, जी। जन्नत भी मौजूद है, जिंदगी तो भी है। मैंने जाहिर सी बात है उस वजह से तो नहीं ज्वाइन किया था, हाँ। ये सोच के कि नून लीग में जाऊंगा तो जन्नत मिलेगी। सर लेकिन मुझे उनका कहने का मतलब ये था कि ये देखिए आप मुल्क के लिए अच्छे काम करें, मैं उनके फेयरनेस में उनके लिए कह रहा हूँ। नहीं, मुझे का मतलब ये था। सर अब आप इस जन्नत से निकाले कैसे गए? इट्स अ म्यूचुअल थिंग, मतलब म्यूचुअल इन द सेंस कि देखें मैं कहानी सुन चुका हूँ कि आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी रहे, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में भी रहे, गवर्नर भी रहे। हाँ। 5 साल मेरे पड़े अच्छे, लेकिन मैंने अपना हक भी अदा किया। मैं तो टेक्नोक्रेट था ना, मैं बड़े आराम से घर चला जाता। डॉक्टर मोहिद आए थे इमरान खान के पास, और भी बहुत से जो आते हैं टेक्नोक्रेट, वो फिर चले जाते हैं। सानिया निश्तर अभी आई थी, मेरा तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मैंने हक अदा किया है, बावजूद इसके कि मेरे पास कोई फैक्ट्रियाँ मेरे वालिद साहब नहीं छोड़ के गए, इंडस्ट्री नहीं छोड़ के गए। तो ये बड़ा कठिन एक था, और मैं सबसे आगे खड़ा हुआ था। और सबसे पहले अगर मरियम नवाज को 2018 के बाद बाहर निकाला कि जी हम पॉलिटिक्स करते हैं और चैलेंज करते हैं इमरान खान को, तो उस 4-5 लोगों में, सिर्फ 4-5 लोगों में मैं शामिल था। कौन कौन थे वो? मुसद्दिक मलिक, तलाल चौधरी, मैं, एक आधा और परवेज रशीद, और हमने पूरा प्लान बनाया कि हम जाएंगे पंजाब आपको लेके। पहला था फैसलाबाद, और मुसद्दिक मलिक से भी आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि इतना, ये उस वक्त भी छापे पड़ते थे बाय द वे। ओके, तो मुझे तलाल ने फ़ोन किया कि यार दूसरे दिन मरियम ने आना था, हमने मरियम के साथ आना था लाहौर से। उसने कहा कि आप जो है पहले आ जाएं। मैं और मुसद्दिक गए, हमने वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की, हम बाज़ारों में की है, ताकि क्योंकि तलाल वगैरह सारे अंडरग्राउंड चले गए थे, छापे पड़ रहे थे वहाँ के जितने भी फैसलाबाद के वो थे। सो हमने उस मुश्किल हालात में हम सबसे आगे, जो भारी भरकम इतने आपको वज़ीर आजकल नज़र आते हैं ना, ये जाती उम्रा के 10 किलोमीटर करीब नहीं आते थे। 4 साल 3.5 साल, मैं कोई एक दफ़ा की बात नहीं कर रहा। तो इसी वजह से ही मुझे वो कैसे बनाया था, जब ऐलान जंग किया है मियां नवाज शरीफ ने, PDM जब बनी है और नेम कॉलिंग की है, तो उस वक्त स्पोक्स पर्सन मुझे बनाया अपना और मरियम नवाज का। इसलिए तो नहीं कि प्राइवेटाइजेशन में मैं रह चुका था, इसलिए बनाया था जो मैं 2.5 साल तक एज एन ऑपोजिशन लीडर, और कराची में बैठ के किसी के लिए नून लीग की सियासत करना आसान नहीं होता।
कराची से नहीं मैं कर रहा था, मैं पंजाब से कर रहा था। रात को अगर 1 बजे पता चलता था मरियम नवाज की दूसरे दिन 12 बजे मीटिंग है लाहौर में, या वो गुजरांवाला जा रही है या कोयटा जा रही है, तो सुबह 7 बजे की फ्लाइट लेके मैं पहुंचता था। कोई हाजिरी ऐसी नहीं होती थी जिसमें मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की, जिसमें हम मौजूद नहीं होते थे। थोड़े से लोग थे। नहीं, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेरे सवाल वही है कि आपने इतनी स्ट्रगल की, जी इतना साथ दिया, उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव किया, अच्छा हमेशा डिसेंट रहे आपके साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन उसके बाद आपने उसका हक अदा किया और फिर इस जन्नत से निकाले गए, क्यों? पहली बात तो ये है कि मैंने पार्टी ज्वाइन की। जन्नत इसलिए कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ जी, साहब हाँ, की वो नज़र में अच्छा। मुस्लिम लीग जन्नत ही है। मैंने PMLN नवाज शरीफ की ज्वाइन की थी, उनकी पॉलिसीज़ की, जिसमें फॉरेन पॉलिसी, सिविल मिलिट्री रिलेशंस क्या होने चाहिए। आपको ऑफर तो शहबाज शरीफ ने की थी। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद वो मुस्लिम लीग उसके ज्वाइन बाद से करने की। मेरा ख्याल है मैं बहुत डिस्टेंस हो गया था उनके साथ, और उनको बहुत गिला शिकवा था इस चीज़ का। क्या वजह के? मुझे एक तो देखिए, मैंने बिल्कुल सियासत हमें आती नहीं थी उस तरह से करने की। मैं जब गवर्नर बना ना, तो 2000 उसके थोड़े अरसे के बाद 2017 की जुलाई अगस्त में मैं गया लाहौर। तो मैं शहबाज साहब के पास गया, तो शहबाज साहब ने मुझे याद दिलाया कि आप मई 2013 के बाद पहली दफ़ा आए हैं। मैंने कहा आपको बड़ा याद है? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने तो बड़ा नोट किया था, आप उस मुड़ के फिर आए ही नहीं कभी। किधर? मैंने कहा आपने कभी बुलाया ही नहीं था। किधर? लाहौर, उनके घर। शहबाज शरीफ साहब के आप मैं घर कभी गए? नहीं गया था। अच्छा। जब एक दफ़ा हुकूमत बन गई जून 2013 में, उसके बाद मैं पहली दफ़ा गया 2017 के एंड में तकरीबन। तो वो उनको गिला था कि आप मेरे पास। मैंने कहा जी आपने कभी बुलाए? कह रहे बुलाना पड़ता है पॉलिटिक्स में, या तो लोग खुद आते हैं। जी यानी एक इतराज ये भी था कि घर में आया करो यार। बट वो उनको उनका मैंने उनके साथ मेरा जो सही जो खराबी ज़्यादा शुरू हुई है, और बहुत ज़्यादा, वो इसलिए हुई थी कि आपको भी पता है कि उस वक्त 2 बयानियाँ चल रहे थे जब हम अपोजिशन में थे। एक मफामती, एक मसामती। मरियम नवाज की पॉलिटिक्स से शहबाज शरीफ सहमत नहीं थे और भरपूर अंदाज में अपोज कर रहे थे, और उनके फैमिली वाले पे भरपूर अंदाज में अपोज कर रहे थे। और मरियम नवाज कह रही थी मुझे, स्पोक्स पर्सन को, कि आप क्यों डरते हैं, आप वो करें जो आपको मैं कह रही हूँ, जो मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं। तो जब आर्मी जनरल्स की नेम कॉलिंग कर रहे थे, जो कि शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स में शामिल ही नहीं था, तो आप कन्फ्रंट कर रहे थे, आप सीधा सीधा। तो वो जब ये मरहले थे, और उसमें फिर और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स उस वक्त पैदा हुई जब मैं जनरल साहब से मिला। तो जनरल साहब से जब मिला था, तो मुझे ये कहा गया था कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के अलावा किसी को नहीं पता, और किसी को नहीं पता था। जनरल कमर जावेद बाजवा से बात करें, आर्मी चीफ। आर्मी चीफ। जब मैं, कब की बात है? ये अगस्त 27 2020 की बात। 2020 में इमरान खान वजीर आजम थे। इमरान खान वजीर। तो आप क्यों मिले थे? ये मैं बताता हूँ, ये कंप्लीट कर। हाँ। जब मैं मिला उनसे, और दूसरी मीटिंग मेरी हुई 7 सितंबर को, ठीक है, उसके 10 दिन 23 सितंबर को ISPR चीफ ने टीवी पर आके ये कहा कि जी मोहम्मद ज़ुबैर आए थे। उसकी ज़ाहिर बैकग्राउंड है। तो उसके बाद जब मैं शहबाज शरीफ से मिला, तो शहबाज शरीफ सही मानों में मेरे से नाराज़ थे, और उन्होंने मेरे पर खच्चे उड़ा दिए। उन्होंने कहा मैं प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का, मैं टीवी देख रहा हूँ कि जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो जनरल से मिल रहे हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी को पता ही नहीं है। मैंने कहा जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये आप मियाँ साहब से अगर क्लैरिफाई कर लें। कह रहे उन्होंने मना किया था कि मुझे नहीं बताना। मैंने कहा था नाम लेके नहीं कहा था, लेकिन क्लियर था कि किसी और को नहीं बताना। मैं प्रेसिडेंट पार्टी। मैंने कहा ये प्लीज आप मुझे ना बीच में रगड़ें यार, मैंने क्या किया है। तो उन्होंने कहा कि आपने इतना कर्टसी फील नहीं की कि आप मुझे बता देते, और आप तो वो पॉलिटिक्स जो कर रहे थे वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन आप मुझे ये भी नहीं ऑन बोर्ड देने के लिए तैयार थे। और फिर बिल्कुल 2 ग्रुप्स बने हुए थे, उसके अंदर बिल्कुल वो लोग शामिल थे जो कि पंप कर रहे थे। अच्छा, अब मुझे उसी दिन रात को, जिस दिन ISPR चीफ ने ये कहा, मैंने मरियम से पूछा कि मैंने क्या कहना है पब्लिक को। अब डिनाई तो नहीं कर सकते, वो तो कल को कोई टेप सुना देंगे या कुछ कर देंगे कि जी मिले ही नहीं है, ये तो नहीं कह सकते। तो उन्होंने कहा आप ये कहें कि
हमें नहीं पता मरीम नवाज को या नवाज शरीफ को, आप खुद गए थे। यानी फौज, आप जनरल बाजवा से मिले, 2 मुलाकातें जी। आपकी हुई और एक वक्त आया, पीछे एक बैकग्राउंड है, वो सारी दुनिया को पता है कि DGISPR टीवी पे आए और उन्होंने बताया कि ये मिले थे और ये हुआ, ये नहीं हुआ। जी। और आपने मरीम नवाज से पूछा कि अब बताएं कि अब तो पब्लिक हो गए हैं, तो अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि आप ये कहिएगा कि ये मरीम नवाज और नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। हाँ, मैं खुद गया था, मेरा वो मैंने कहा मुझे तो वो पार्टी वाले रगड़ देंगे। तो उन्होंने कहा आप क्यों डरते क्यों हैं, मैं हूं ना, मियाँ साहब है ना, जब वक्त है। अच्छा, मैं जब वो मीटिंग रोज होती थी, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी बड़े थे वो मुझे कहते थे यार आप कौन है यार, आपने अपनी सियासत शुरू की थी, हम यहाँ वोट को इज्जत दो की सियासत, इसको दें जी शो कॉज नोटिस दें। तो एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल ने शहबाज शरीफ के कहने पर मुझे शो कॉज नोटिस दे दिया कि आपने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ा है, माशाल्लाह, ये जो वोट को इज्जत दो का हमारा बयानी को नुकसान हुआ है माशाल्लाह। अब। अच्छा, अब मुझे उस वक्त मरीम नवाज ही करी बस ऐसी लिख के दे दो यार, जो भी है छोटा वोटा के जी वो मैं अपने उसमें पार्टी के भलाई के लिए गया था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो उसकी मैं आपको सिंपल सी बात है ना, 7 सितंबर को मेरी लास्ट मीटिंग हुई, मियां नवाज शरीफ ने वो रिजेक्ट कर दिया कि जी ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हमें जो जनरल बाजवा ने कहा है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, अब होगी जंग। और उसके 2 हफ्ते के बाद बन गई PDM, और उसके 2 हफ्ते में ही मियां साहब ने फौज पर अटैक करने शुरू कर दी इंटरनल मीटिंग्स में। और उससे 1 महीना बाद 16 अक्टूबर को गुजरांवाला का जलसा, वो अटैक, उसकी एक पूरी सीक्वेंस थी। उस सारे प्रोसेस में जो बंदा मारा गया ना, वो मैं था, मोहम्मद जुबैर। अच्छा, मैं मासूम ये था कि मैं समझ रहा था कि मुझे बचा लेंगे। वैसे क्या यही रुकिएगा, कितनी मजे की बात है कि उस वक्त सारे एक मासूम आदमी मारा गया, उसका नाम आपका वालिद था जनरल गुलाम उमर, मासूम, और आज जुबैर उमर का मासूम मारा गया। अच्छा, मुझे सिर्फ यहाँ रुक के ये बताइएगा कि ये तो मुझे पता है कि आपके जनरल बाजवा साहब के कज़न से भी दोस्ती थी, जी, बहुत अच्छी दोस्ती, मामू के तो, और आप दोस्ती थी, और वो दोस्ती का आपने इस्तेमाल भी ज़ाहिर करना था, मुश्किल वक्त था। लेकिन ये आइडिया कैसे आया था कि आपने जनरल कमर जावेद बाजवा से जाके मिलना है? कभी देखें 2017 में जब पनामा वगैरह हो रहा था और जनरल बाजवा चीफ थे, आर्मी चीफ थे, तो उस वक्त दायरा हालात ख़राब हो गए थे हुकूमत और फौज के दरमियान। तो और मुझे भी एहसास था, ज़ाहिर है मैं इतना क्लोज था, गवर्नर था, तो मुझे एहसास होता कि इतना टेंशन चल रही है। मैं एक दफ़ा भी नहीं मिला जनरल साहब से, ना उनके पनामा के फैसले के बाद, ना उनको जब जेल हुई है, ना पार्टी जब तोड़ फोड़ हुई थी, ना इलेक्शन हो गया 2018 में, बिल्कुल भी नहीं। 2019 में उनके बेटे की शादी थी जनरल बाजवा की, उसमें मुझे बुलाया उन्होंने, मैं वाहिद था नून लीग की तरफ से जिनको बुलाया था जो नहीं किया। और फिर बाद में मैंने अपने दोस्त के थ्रू मैसेज भी भेजा था कि अगर हमारी पार्टी ये कह रही है कि जनरल बाजवा की वजह से नवाज शरीफ जेल के अंदर बंद है और मैं उनके घर में जाके भंगों पर डांस करूं, मतलब आई डोंट थिंक सो दैट इज डांस की ऑफर थी। डांस तो मेरा मजाक है भाई, खुशियों की बात होती है ना, जाहिर है। तो ये कैसे, ये क्या था, क्यों, किसने कहा, किसका आइडिया था ये $1 मिलियन? ये जो ऑफिस है ना, जिधर मैं बैठा हूँ, जिस कुर्सी पर बैठा हूँ, इधर मुझे 24 अगस्त को फोन आया मरीम नवाज का, और उसमें उसने कहा कि जुबैर साहब ये है पॉसिबिलिटी, और जाहिर है कि अगर आप जाके मिलें, तो मैंने उनको, इनकलाबी मरीम नवाज जी, तो मैंने उनको कहा कि मैं कल आता हूँ आपके पास, लेट्स डिस्कस के ऑब्जेक्टिव क्या है। उनको पता था कि आपके उनके साथ ताल्लुकात है? हाँ, उनको पता। तो मैं दूसरे दिन लाहौर गया और 25 तारीख को नहीं, मैंने 24 ही की शाम को पहले जनरल साहब को फ़ोन किया, अपने दोस्त से फ़ोन नंबर लेके, उनका पर्सनल नहीं, उनका जो लैंडलाइन का था आर्मी हाउस का, और फिर मैंने कहा जी मैंने आपसे मिलना है। तो ही वॉज वेरी नाइस, उन्होंने कहा कि जी कब, तो मैंने अपना टाइम सेट करके मैंने कहा जी 27 तारीख। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है।
मेरे आपके स्टाफ आपको कंफर्म कर देगा टाइम का। तो मैं लाहौर गया, लाहौर में जाके मरियम से बात की। अच्छा, वो जो आप कह रही ना इनकलाबी, मैं भी बहुत बड़ा इनकलाबी हूँ। आज भी जब वो इमरान खान के हवाले से कहते हैं ना जी बैकडोर बात हो रही है फौज के साथ, मैं बिल्कुल मुखालिफ नहीं। ये बात बिल्कुल अजीब सी बात है। पाकिस्तान जब आज़ादी हासिल करने के लिए आप गोरों से बात कर रहे थे ना, जिन्होंने इलीगल कब्जा किया होता। सर वो बात डी ट्रैक हो जाए। मैं आपके पॉइंट समझता हूँ कि आप इसको नहीं तो मानते। मैं उससे एतराज नहीं था। पार्टी की लीडरशिप की अगर मर्जी है, पहली बात की थी सर मैंने सुन ले पहले, मैंने ये कहा था कि मैं कोई केस की नहीं बात करूंगा। नहीं अच्छा, मरियम नवाज ने आपको फोन किया कि आप जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ से मिलें और कोई बातचीत आगे चलाएं। क्या मरियम, आप लाहौर गए तो उन्होंने कहा कि क्या बात कर, काफी बात हुई। मरियम नवाज साहब ने क्या कहा, मेन पॉइंट्स के क्या कर? बॉटम लाइन, मरियम नवाज बिल्कुल मैं उनके फेवर में बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ को भी पता था। मैंने कहा जी बात यह है, मेरे नज़दीक जो बात करनी है वो एक ही असूली, और वो ये है कि हम कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब हमारे साथ जो भी पार्टी में तोड़ फोड़ हो गया, सजाएं हो गई, जेलें हो गई, अब इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, PMLN ऑपोजिशन में, आप हमें उसके साथ डायरेक्ट पॉलिटिक्स करने दें। हमारे जो कोर्ट के केसेस हैं आप ना इन्फ्लुएंस करें, हम हैंडल करें। ये आप जनरल बाजवा को कह रहे हैं? बिल्कुल क्लियरली। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि दूसरी मीटिंग में जब फैज हमीद थे, उन्होंने तकरीबन बीच में आके पूछा कि आप मांगने क्या हैं। मैंने कहा आप बैरिक्स में चले जाएं, बस वी विल हैंडल। हम ये नहीं कह रहे आप लाहौर हाई कोर्ट जाके ये बोलें। मेरा ये जरूर शिकायत थी जो मैंने की थी उनके साथ, और बहुत ज्यादा जिद करके की थी कि मरियम नवाज पर आपने सेंसर क्यों लगाया। सर नहीं, आपने मरियम नवाज साहबा का फोन आया, कहानी नहीं बन रही ना। मरियम नवाज साहबा का ना बनाना नहीं, मैं कहा नहीं, मैं उस तरह नहीं, जो आप कहेंगे मुझे तो मैंने वो सुनना है। मरियम नवाज साहबा का फोन आया कि जनरल बाजवा को आप मिलें, आर्मी चीफ को मिलें। आपने जनरल बाजवा साहब को फोन किया, अपने दोस्त के जो कॉमन फ्रेंड है उनके से नंबर लेकर, उन्होंने कहा कि आ जाना। आप मरियम नवाज साहबा के पास गए लाहौर। यहाँ से आगे मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या कहा कि क्या करेंगे आगे। सो उसे बेसिकली बॉटम लाइन ये थी कि देखें जी, जो मैं एग्री करता था, बहुत जुल्म हुए, बहुत ज्यादती हो रही है, मरियम नवाज भी जेल बंद, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। सर मरियम नवाज ने आपको क्या कहा? सुन के उनसे क्या आप ये उनको कहें कि जी अब आप कब तक ये जारी रखेंगे? आपने एक हुकूमत, एक पार्टी को लाके हुकूमत में बिठा दिया, आपने ऑपोजिशन को जेलों में भेज दिया, दीवार के साथ लगा दिया। अब हम वी विल डील विद इमरान खान, वो तो आ गए ना। अब कोर्ट्स को छोड़ दें, आप बाकी चीज़ों को छोड़ दें, आप फौज को, जो इमरान खान ने सक करके वहाँ झंडा भी फैसला वो असेंबली का वो करता है। सो इट वाज अ मैक्रो पॉइंट। मैंने कहा था मैं किसी केस की नहीं बात करूँ, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ठीक। आई सेड आई थिंक आई विल बी एबल टू कन्विंस हिम। एक चीज जो सबसे पहली चीज जो मैंने डिस्कस की थी, ये और जिस पर उन्होंने एग्री किया, मरियम नवाज, मैंने कहा था उन पर सेंसर क्यों, वो पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर सकती। तो जनरल साहब का पहले ये था नहीं सर, वहां पे बाद में जाते, फिर ये नवाज शरीफ साहब को भी पता था। ये मरियम नवाज साहब सारा कुछ पता। नवाज शरीफ साहब की आपसे बात हुई फिर इसके जाने से पहले? मतलब मैसेजिंग हुई थी। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था आई हैव फुल फेथ इन यू एंड यू, बट पहले जाके आप देखें, उनकी बात सुने, अपनी बात बताएं, एंड देन सी व्हाट ही। मरियम नवाज साहबा का ने आपको ये इनिशिएट लेने का कहा, नवाज शरीफ साहब ने अपने ट्रस्ट किया, अब आप गए जनरल बाजवा साहब के पास जी। तो पहले 1-1 मुलाकात थी, पहले 1-1 4 घंटे की, 4 घंटे की, गुलाब जामुन वाली। हाँ, गुलाब जामुन। अच्छा, तो उसमें आपने एक कहा कि मरियम नवाज पे सेंसर नहीं होना चाहिए, क्यों है उन पर? हाँ, कि वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों जी, क्यों नहीं कर सकती, ये कौन तय करेगा? फिर मैंने पूरी हिस्ट्री उनको सब बताई, उनके इंस्टीट्यूशन की, कि ये तो फैसला आपने मुजीब के बारे में भी किया था, भुट्टो के बारे में भी किया था, बेनज़ीर के बारे में भी किया था, नवाज शरीफ के बारे में भी किया था। तो आप पहले करते हैं, फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है, सिर्फ टाइम की बात होती है। बेनज़ीर आपने, मैंने कहा मरियम को आपने 2 दफा जेल भेज दिया, आप चाहते क्या उस लड़की से? व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ दैट वुमन? उन्होंने कहा मैं तो नहीं अफ्रेड, मैं तो समझता हूँ मैं उससे ज्यादा पॉपुलर हूँ। मैंने कहा नहीं, आप उससे ज्यादा पॉपुलर नहीं है। जनरल बाजवा ने कहा कि मैं समझता हूँ मरियम नवाज से ज्यादा पॉपुलर अब नहीं, उससे ज्यादा पॉपुलर। अच्छा, मैं जाऊँ लाहौर और वो आए, तो मैंने कहा, यानी क्या उन्होंने कहा कि मैं लाहौर जाऊं और वो भी आए कहीं, तो वो कौन
अवाम पीछे होगी, मैंने कहा उसके पीछे होंगी। अच्छा और खासतौर पर जब आपकी वर्दी उतर जाएगी तो फिर तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। ये आपने कहा? हाँ मैंने उनको कहा उस वक्त कहा? हाँ उस कि वक्त आपकी वर्दी उतर जाएगी तो मजीद आपको समझ आ हाँ जाएगी। मैंने कहा जनरल मुशर्रफ क्या पार्टी बना दी थी उन्होंने, हम्म। दुबई से आ रहे थे और ऊपर से देख रहे थे बकौल वसीम बदामी वगैरह के जो उनके साथ ट्रेवल करके आ रहे थे कि जी कितना पूरा जमे गफीर है यहाँ पर, 2,500 बंदा आया था। आई सेड कोई भी नहीं पूछता, एंड आई सेड जनरल मुशर्रफ वाज पॉपुलर, क्वाइट पॉपुलर इन द अर्बन क्राउड, बट बावजूद उसके कि कोई भी नहीं। फाइनली क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होता जब आपकी एक दफा ये जो आपके आसपास सारे लोग हैं कह रहे हैं मुझे तो सब कहते हैं आप बहुत पॉपुलर। प्लीज ये सब आपकी खुशामद में कहते हैं, आपसे डर के कहते हैं, इस वजह से नहीं कहते कि वो जेन्युइनली फील करते हैं। उसमें से कुछ होंगे जो जेन्युइनली फील करेंगे बट सब नहीं। तो उन्होंने बहुत बहस की मेरे से मरियम नवाज के बारे में। उनका एतराज क्या था? उनका एतराज था, देखें एक चीज होती है पाकिस्तानी सियासत में कांटा लगता है, जब कांटा लग जाए ना क्रॉस हो गया, अब वो सियासत नहीं कर सकते। कांटा क्यों लगा मरियम नवाज पे? क्यों? मुझे तो समझ से बाहर है। हाँ कि जी बहुत बोलती है, इसने मरवाया है नवाज शरीफ को, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को मरवाया है। मरियम नवाज अगर ये सब ना करती, मीडिया सेंटर जो खोला होता, मीडिया सेल जो खोला होता प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उधर सारी बैठ के ये सियासत होती थी। मैंने कहा जी मीडिया सेल का मैं मेंबर था, मैं पहला मेंबर था उसका। कह रहे हैं क्या वी हैव फुल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। मैंने कहा योर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी बेटर देन माय फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। मैं तो वहां बैठा होता कि वहां फौज के खिलाफ साजिशें नहीं होती, कोई साजिश नहीं होती। लेकिन हमारा मसला ये था कि हमें, अब जनरल राहिल शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी है जो कि ऐसी है कि अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर को अंडरमाइन करते हैं। तो मैं किसको डिफेंड करूंगा? मेरे लिए वो मुश्किल है लाइन ड्रॉ करना। अगर राहिल शरीफ साहब कोयटा में को बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो पहले चले जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बाद में चले जाते हैं और आप तोपे लेके मेरे पर शुरू हो जाएंगे मीडिया वाले, तो मैं उसको कहूंगा ना कि प्राइम मिनिस्टर सही टाइम पर गए थे। मैं ये कैसे कहूंगा कि नहीं जी वो सो रहे थे बैठ के? आपका ये नैरेटिव है प्लीज। सो हमारे लिए ये मुश्किल आप लोगों ने पैदा की थी, हमने नहीं पैदा की थी। हमारा क्या इंटरेस्ट था? हम तो हुकूमत में बैठे थे, धरना हुआ उसमें, उसके पीछे कौन लोग शामिल थे सबको पता है। तो एनीवेज उन्होंने, ही वॉज गुड इनफ जनरल बाजवा। जब 4 घंटे बाद मैं जाने लगा था तो उन्होंने मुझे कहा ये कि आपने मुझे मरियम नवाज के बारे में कन्विंस कर दिया। उनके ऊपर से सेंसरशिप, वो ज्यादा पॉपुलर है और मैं कम हूं कि उनके ऊपर से सेंसरशिप सियासत, और 1 हफ्ते के अंदर उनके ऊपर से सेंसरशिप उतर गई थी। वो टीवी पर भी कवरेज मिलनी शुरू हो गई। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गुलाब जामुन मीटिंग, ये गुलाब जामुन पहली बरकत, जी पहली बरकत, अच्छा, ये आ गई थी। अच्छा, और मेरा व्यू पॉइंट था कि ये स्लोली चीजें होती है ना, एक दिन तो नहीं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ जाएगा, आज भी फ्री है, सब कुछ हो जाएगा। सो ये जब आ गया था तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि मियाँ साहब वाज नॉट सेटिस्फाइड। उन्होंने कहा नहीं जी अब तो इनके खिलाफ जिहाद ही करना पड़ेगा। नहीं अच्छा, फिर दूसरी मुलाकात कैसे हुई? दूसरी मुलाकात तो नेचुरल थी ना। मैंने जाके जब बताया कि जी ये बातें हुई थी मरियम नवाज को और मियां नवाज शरीफ को, तो फिर उन्होंने लंदन में बताया कि नहीं कॉन्फ्रेंस, मतलब मरियम के साथ तो मैं जाहिर सी बात है लाहौर जाके बात की थी। और नवाज शरीफ को जो भी लिख के वो ही वांटेड एवरीथिंग वर्ड बाय, मतलब इन अ सेंस कि एज मच एज पॉसिबल बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या आपका क्या तज्जिया है, वो क्या करने की सोच रहे हैं। उस वक्त तो ये था ना, ये तो सारी उम्र के लिए लेके आए इमरान खान को। भाई है ऐसा लगता है कि जी ये बुज़दार का उनको याद दिलाया था आपने। मैंने कहा जी बुज़दार तो वो खुद कहते हैं कि जी मैं नहीं चाहता था कि बुज़दार हो चीफ मिनिस्टर। तो फिर उन्होंने फिर अपने पॉइंट्स दिए। फिर मैंने दूसरी मीटिंग के लिए मांगा। नवाज शरीफ साहब ने क्या पॉइंट्स दिए? उन्होंने कहा जी ये क्लियर कट ये बताएं कि जी आप इमरान की सपोर्ट खत्म कर रहे हैं नहीं, क्लियर कट 100%। एक नंबर 1, बस नंबर 1 ही थी और क्या। और ये तो नहीं कहा था कि हमें आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवा दें या आप हमें हुकूमत में देंगे, बिल्कुल भी नहीं कहा था। कोई एक चीज भी नहीं कही थी। अच्छा, सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा था। अब मैंने उनको कन्विंस किया था कि ये स्पेसिफिक्स में ना जाएं, आप बड़ी पिक्चर में जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी।
ये क्या जी, वो जो छोटा वो केस है उसका फलाने टेक्सटाइल मिल का मरियम नवाज का वो माफ करवा दे, ये कर, वो तो फिर दूसरा बन जाएगा, उससे क्या होगा। जब तक आप मैक्रो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट था। तो दूसरी, और मरियम नवाज साहबा का कोई एजेंडा दूसरी मुलाकात में थे? नहीं, मरियम नवाज का एजेंडा यही था जो नवाज शरीफ का एजेंडा नहीं, कोई जो पहली गुफ्तगू हुई उनके बारे में कोई उन्होंने मैंने बताया है सारा उनको, तो जाहिर सी बात है पूरा बताया। मैंने ये भी बता दिया था कि वो एग्री करके हैं कि एक तो हासिल कुछ हमें हुआ है कि जी वो सेंसर नहीं होगा। उनका तो वो जब कोई बात करती थी तो 3 टेलीविजन चैनल्स ने कोई पट्टी चला दी थी एक दफा, तो वो तीनों को कैमरा का नोटिस आ गया था 72 आवर्स पर। फिर वो उन्होंने माफी मांगी थी, तो फिर जाके मतलब इस किस्म का सेंसर था। जाहिर सी बात है ये तो समथिंग जब उन्होंने वापस ले लिया, वो धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू कर दी उन्होंने। आप दूसरी मीटिंग के लिए फिर आर्मी हाउस पहुंचे, तो इसमें जनरल फैज हमीद भी उन्होंने शाम को मेरी मीटिंग थी, सुबह को फोन किया मुझे उनके स्टाफ ने, जनरल साहब के, कि जी ये वो पूछ रहे हैं कि जनरल फैज हमीद को बुला लें। तो मैंने उनसे ये कहा कि जी मैं सोच के बताता हूँ। तो फिर मैंने चेक किया, मरियम ने नवाज शरीफ, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी वो बहुत सी चीज़ें आप बात करते हैं जनरल फैज हमीद को ज़्यादा अच्छी तरह पता है, तो इस वजह से वो फिर। और ये आपका पहला इंटरेक्शन था जनरल फैज हमीद से? हाँ पहला जी। तो आप गए जी, तो और मैं पहुंचा और जनरल फैज वहाँ शायद उसके 1 मिनट बाद पहुंचे। तो हमारी मुलाकात हुई, अभी जनरल बाजवा नहीं आए थे, 5-10 मिनट बाद आए, तो मेरी फर्स्ट मुलाकात वो हुई थी। क्या कैसे लगे पहली मुलाकात? एक्चुअली जो हम तो जाहिर है वी कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड है, वो जो जनरल्स का एक ऑरा वगैरह होता है, तो मुझे ऐसे वो उस किस्म के जनरल नहीं लगे कि जी वो जो जनरल्स का एक होता है। ही लुक्ड वेरी सिंपल, वेरी डिसेंट, आई मीन ही वाज डिसेंट विद मी थ्रू आउट। बाकी तो हमने नाम तो सब सुना हुआ था, काम भी सुने हुए थे। तो उनका क्या मौक़िफ़ था नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के हवाले से, जनरल फैज हमीद का अपनी राय? उनका ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ था। वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि जी ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जी पाकिस्तान को हमने देखे ना, आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए, जी मैं भी चाहता हूँ, और मईशत भी आगे बढ़े और लोगों के मसाइल भी हल हों। तो ये जो प्रेजेंट सेटअप है, इसको अगर हम चलने देंगे कुछ साल तक, तो फिर ये सारी चीज़ें, अगर हमने फिर वही शुरू कर दिया कि जी मरियम नवाज का आप कह रहे हैं कि जी वो सियासत करें और फिर तो चीज़ें टूटेंगी और जल्द से जुलूस होंगे, रोड ब्लॉक्स होंगे, बाहर के लोग आना बंद हो जाएंगे और इस किस्म की अफरा तफरी होगी। मैंने कहा तो फिर आइन चेंज करें। ये आप बैठ के तो नहीं फैसला कर सकते कि जी आप कब अलाउ करेंगे, और ये कौन सा वक्त होगा, मुझे फिर बता दें कि जब आप ये सब अलाउ करना शुरू कर देंगे। सर एक पाकिस्तान का आइन है ना, मैं बार बार आइन का बात करता था, ये पाकिस्तान का आइन है जिसमें वो इख्तियार आपके पास है ही नहीं जो आप मुझे बता रहे हैं। जुबैर उमर साहब, आपके नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं जलावतन, मरियम नवाज की टिक्कर नहीं चल पा रहा, लोग आपके अंदर हैं जी, आप जाके मुलाकात में कभी जनरल बाजवा को कह रहे हैं कि जरा वर्दी उतारो तो तेन पता लगे कि वो तो लाइटर साइड पर, मैं लाइटर की बात, और मरियम नवाज ज्यादा पॉपुलर है इज्जत के साथ, डेफिनेटली बिल्कुल, अभी भी मैं कहता हूं, और आप आइन के हवाले दे रहे हैं। ये गुफ्तगू में आज वो तमतराक आया है या आपने कोई कहानी बनाई है कि उस वक्त भी यही कह रहे थे? एक तो पहली बात ये है कि देखें, हम चूंकि बैकग्राउंड था फौज से, तो मुझे ये नहीं था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, ये मेरे हाथ पाँव काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि मैं बिल्कुल आज भी समझता हूँ कि मैं उस वक्त वो बातें कर रहा था जो सही थी, इज्जत के साथ। जाहिर है आर्मी चीफ थे वो, एक कितना उसकी इनकी इज्जत करनी चाहिए, एक ISI चीफ बैठा हुआ है, मैं बिल्कुल इज्जत के साथ। बट मुझे एक जो बेनिफिट था वो हिस्ट्री का बेनिफिट था। मैं उनको याद दिला रहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपके इंस्टीट्यूशन में टांगा था, वो ऐसी फाश गलती थी। आपने मुजीबुर रहमान पर अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस बनाया था, आप लोगों ने ही वापस लिया था। अच्छा सर, फिर उसके बाद जनरल फैज हमीद कह रहे थे कि अभी ये मरियम की सियासत सोसत छोड़े, नवाज शरीफ को लुबा बता रहा हूँ कि बाहर ही रहने दें, ये सेटअप चलने दें, आगे बढ़ने दें, और मुल्क इसी में तरक्की करेगा।
तो यानी मतलब ये कि वो हामी नहीं थे कि मरियम नवाज सियासत करे या हाँ बिल्कुल हामी नहीं थे। तो फिर इस उनको मुलाकात क्यों हामी होंगे, उनको वो सिस्टम पसंद था ना। हाँ, फिर इस मुलाकात का क्या नतीजा निकला? इस मुलाकात का आप समझ लें कुछ भी नहीं निकला। ये कितनी देर रही? ये 3-3.5 घंटे रही। पहले 4 घंटे पहले सर 7 सितंबर मैंने 7 सितंबर 2020 मैंने बता दिया। और 20 सितंबर को बन गई क्या पीडीएम, जिसके रुए रवां थे मियां मोहम्मद नवाज। अच्छा, लेकिन अब ये और फौज पर उन्होंने 20 सितंबर को जब पीडीएम बनी है और पीडीएम की पहली मीटिंग हुई है, साथ में ही हर रोज हो रही थी, कोई सेंट्रल वर्किंग कमेटी ऑफ मुस्लिम लीग की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, तो वो वीडियो से खिताब कर रहे थे और उन्होंने फौज के खिलाफ अपना शुरू कर दिया था महास मियां साहब ने। मतलब वो अच्छा, ये मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं आपको। तो वो 20 सितंबर को शुरू हो गया। अब जाहिर सी बात है उनके इंटेलिजेंस वाले लोगों ने बताया होगा आर्मी चीफ वगैरह को भी कि वो तो अटैक करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो सारा वो होना शुरू 20-21 को 2-3 मीटिंग हुई, उसमें ही 22 को 23 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज गई हुई थी, मैं साथ था उनके, हम बाहर निकले, मीडिया सामने था। तो जब ये अटैक कर रहे थे तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा आप अटैक करेंगे तो फिर अगर ये जंग है तो फिर हमारी तरफ से भी जंग है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन फीड करवाया हुआ था एक मीडिया वाले से, खुद मरियम नवाज ने। हाँ, मेरा अंदाजा है कि आप इतनी बातें कर रही हैं, मियाँ साहब रोज तकरीरें कर रहे हैं फौज के खिलाफ, आपका तो बहुत क्लोज साथी आर्मी चीफ को रात के अंधेरों में जाके मिलता रहे। अभी रिसेंटली पकड़ लिया उन्होंने। जाहिर है जब आप हमले करेंगे तो वो नहीं करेंगे। तो मरियम नवाज जैसे फ्रंट फुट पर खेलती हैं, वो कहती हैं कि हम रात के अंधेरों में नहीं किसी से मिलते हैं, हम दिन के उजाले में, और जिस जनरल ने मिलना है वो हमारे पास आके मिले। जब वो हो गई, मैं इस्लामाबाद से आ रहा था कराची में, एयरपोर्ट जाते हुए मरियम आपने इतना सख्त रिएक्ट किया, वो तो इसका मतलब उनको पता चल गया, उन्होंने जान के फीड करवाया था ये क्वेश्चन, और आपको उसको डाउन प्ले करना चाहिए था। आपने बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड शी सेड हाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्या होगा? मैं कहा कुछ भी हो सकता है। मैं पहुंचा यहाँ कराची तो शाम के 7 बजे 7:30 बजे अरशद शरीफ का प्रोग्राम होता था 10 बजे और अरशद शरीफ आ गए 7 बजे और ISPR चीफ को ले लिया, जनरल बाबर को, और मोहम्मद जुबैर आए थे। भाई कितने पॉलिटिकल लीडर्स आर्मी चीफ से पिछले 50-60 साल में मिलते होंगे? बहुत ज्यादा। कुछ तो डिग्गी में बैठ के भी जाते हैं। तो मेरी क्यों न्यूज आई? डिग्गी में वैसे कौन बैठ के जाता है? मजाक नहीं, कहने का मतलब छुप छुपा के ही जाते हैं। तो कितने, मेरी क्यों बताया? आपने एक तो मैं तो हर तरफ से मारा गया, उधर से भी मारा गया, इधर से भी मारा गया, और पार्टी से भी मारा गया, और वहां से एक अजीब माहौल शुरू हो गया। अच्छा, मजे की बात यह है कि मरियम नवाज ने आपको फोन किया कि अब जनरल बाजवा से मिलें। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे आप पर एतबार है। आपने 2 मुलाकातें की। उस मुलाकात के बाद एक सवाल पे मरियम नवाज ने ये तो मीडिया के सामने सबको, और उसके बाद पता चला पार्टी को कि भाई हमारे तो जुबैर उमर गुलाब जामुन खाते थे। अच्छा, अब शाम को 7-7:15 बजे टीवी पर ISPR चीफ बोल रहे हैं और प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी टीवी देख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब। और वो, अगर आपको याद हो, उस दिन तो कुछ और बात ही नहीं हो रही थी। उससे 10 दिन के बाद तक कोई और बात ही होनी भी नहीं चाहिए थी जी। और शहबाज शरीफ साहब तो इस बात पे भी जेलस हो रहे होंगे कि जो काम मैंने करना था यानी ये अजीबोगरीब आदमी है, ये अच्छा भला इसको तो हमने किसी और काम के लिए रखा था। अच्छा, तो उन्होंने बुलाकर आपकी धुलाई कर दी। तो मरियम नवाज साहब ने, यहाँ मुझे मरियम नवाज साहब जिंदगी में पहली बार बड़ी क्यूट लगी है। उन्होंने कहा कि, यानी एहसन इकबाल ने कहा और पूरी पार्टी ने कहा कि आपने तो हमारे नहीं करोड़ों आवाम के दिल तोड़ दिए, वोट की इज्जत का जनाजा निकाल दिया, आप जाके मिल के आए। तो मरियम नवाज साहब ने कहा कि मेरे साडा ना लेना, यानी यही है ना जी कि हमारा नाम। एक्चुअली जिस दिन ये 23 तारीख को ISPR चीफ ने कहा ना, तो दूसरे दिन शाहिद खान अब्बासी कराची आ रहे थे। तो मैंने फिर फोन किया, मैंने कहा शाहिद खान आएंगे तो मेरे से पूछेंगे ना, तो मैंने क्या कहना, नहीं आप ये कहना कि आप खुद अपनी मर्जी से। मैंने कहा तो मुझे रगड़ देंगे सारी पार्टी वाले। मैं तो कोई पुराना, मेरे कोई वालिद साहब तो नहीं नून लीग में होते थे, या मेरी कोई 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं सारी लेके किसी और पार्टी में चला जाऊंगा।
तो मुझे तो सब रगड़ देंगे। उन्होंने कहा शी वाज राइट कि भाई जब मैं नवाज शरीफ, अच्छा दूसरे जो मेरे क्लोज निट लोग थे जिस तरह मुसद्दिक मलिक वगैरह थे, तो उन्होंने इतलाल थे, तो उन्होंने कहा नहीं फिक्र नहीं करो यार, आपको प्रोटेक्शन है, जब सबसे बड़े आदमी की प्रोटेक्शन है, बाकी किससे डरते हैं। और मैं जेन्युइनली देखें शहबाज शरीफ का उस वक्त भी एहतराम करता है, प्रेसिडेंट है पार्टी के, उनका एक व्यू पॉइंट था बिल्कुल मुख्तलिफ। लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने जाहिर है आप उनके तर्जमान, उनका किसी को ना बताना। अच्छा उस वक्त तर्जमान नहीं था। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 23 सितंबर को सारी पार्टी मेरे खिलाफ हो गई कि भाई ये क्या कर रहा था। उसके 7-8 दिन के बाद एक जूम कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, और मियां नवाज शरीफ उसमें सारे टॉप 10-12 एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ वगैरह सारे, और मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी देखें ये पीडीएम बन गया, अब हमारा जो बयान है ना कुछ आपने महसूस कर लिया, इससे भी ज्यादा सख्त होकर, और मैं चाहता हूं कि वो बयानी का बोझ जो है वो मोहम्मद जुबैर उठा। तो सारी पार्टी लीडर कह रहे हैं जिसने तो इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी की है, खुद जाके मिल के आया है, जिसने तो वोट को इज्जत दो का इतना नुकसान किया, आप उसको तर्जुमान बना रहे हैं, तो पब्लिक क्या कहेगी। अब मियां साहब को तो पता था। मियां साहब ने कहा अच्छा तो ऐसा फिर करते हैं कि आप में से कोई है जो ये बोझ उठाने के लिए तैयार है। तो सारे चुप, ये बड़ा सख्त होगा, ये जंग होगी, ये आसान नहीं होगा, उसको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, उसको जो भी होगा तर्जुमान मेरा और मरियम नवाज। सारे चुप, कोई और जो इस मीटिंग में नहीं है, किसी का नाम रेकमेंड करना चाहते हैं, सब चुप चुप। तो लगा जी चले मोहम्मद जुबैर हो गए। अब मेरा ख्याल है जो स्मार्ट थे, जो लीडर्स, उनको समझ आ गई कि पीछे कुछ है इसके। और उसके बाद गुजरांवाला हो गया, और गुजरांवाला होने के बाद हमारे ऐसे ऐसे लीडर्स थे जिनको इंटरव्यू में पूछते थे कि जी वो जो उन्होंने जनरल बाजवा जनरल उनका नाम दिया तो आपका क्या ख्याल है, कहते हैं मैंने तो सुना ही नहीं था, मैं सो गया तो सब। अच्छा मैं अभी बता देता हूँ आपको कि मैंने सुना। राना तनवीर साहब कह रहे नहीं वो तो पूरी तकरीर सुननी पड़ेगी, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा उस पर ध्यान देना। तो टीवी पर जाते डरते थे, मुझे तो हर चीज की तर्जुमानी करनी पड़ती थी। मैं उस गुनाह में भी शामिल थी जिसमें एक्सटेंशन दी गई थी। अच्छा उस पर बाद में आते हैं। अच्छा सर, अब बड़ा क्यूट सा माहौल बन रहा है कि मरियम नवाज ने आपने फोन किया, जिन बड़ा क्यूट कि आप जाके आर्मी चीफ से मिले, नवाज शरीफ साहब ने फुल फेथ का, शहबाज और कब दसना किसी ने, शहबाज शरीफ को पता नहीं है। हालात ऐसे बनते हैं कि DGSPR आपका बताता है पूरी दुनिया को, शहबाज शरीफ आपकी धुलाई करते हैं और पूरी पार्टी खड़ी हो जाती है कि दिल तोड़ दी और वोट को इज्जत दो। मरियम नवाज आप कहती हैं कि कहना कि मैं खुद ही मिल रहा हूँ बेफिक्र होके, और आप कहते हैं कि वो पार्टी मुझ पे चढ़ाई। बाय द वे आई वाज फाइन, हाँ यानी ये कहा था बट ठीक है, ओवरऑल पॉलिटिकल एंगल से यही लॉजिक सर, लेकिन एक होता है यही तो है वो जो सियासत गाली बन गई, सियासत झूठ बन गई, सियासत तबाही हो गई है। यही वो मरियम नवाज है जिसका हम रोज गुफ्तगू करते हैं, यही वो शहबाज शरीफ है, यही वो इवन इमरान खान साहब बहुत सारे फैसलों में, आसिफ अली जरदारी, कि आपने लोगों को फुटबॉल समझा हुआ है, जा भाई मिल, और फिर साडा कोई किरदार नहीं। तो अब उसके बाद सर नवाज शरीफ साहब ने एक दिन अचानक कहा कि भाई बड़ा बोझ है, आपको तर्जमान बना दिया। तो अच्छा इसके बाद एक्सटेंशन वाला मामला जो है, एक्सटेंशन तो उससे पहले हो गई चुकी, तो एक्सटेंशन वाला 8 लोग गए थे लंदन, 8 लोग, और जो मेरा मैंने 8 या 9 उन्होंने कहा कि हसन को या हुसैन को कि कुरान शरीफ लाएं और कुरान पे हलफ लिया, मैं नहीं था। हाँ, और लेकिन कहा कि ये सारा, तो आपको पता चल गया था कि हम एक्सटेंशन देने जा रहे हैं? पता चल गया था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो अभी मुस्लिम लीग में कुछ लोग हैं, उनके लिए ज्यादती हो जाएगी, बट हम इतने ज्यादा परेशान थे ना, इतने ज्यादा परेशान थे कि हम उसको सबोटाज करने के लिए तैयार थे अपनी तरफ से कि शाहजेब खानजादा को पहले बता दो, ठीक है, हमने कुछ को फीड किया कि ये हो रहा है, ताकि ये पहले न्यूज आ जाएगी तो शायद वो जो आपने कहा ना कुरान शरीफ पर इसलिए कह रहे थे ना कि पता ना चले, तो वो पहले अगर आ जाता कि मुस्लिम लीग तैयार है एक्सटेंशन देने के लिए, तो फिर वो एक शायद डिफरेंस होता, बट वी न्यू कि इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉलिटिकल वो होंगे, जो कि मरियम नवाज ने उसके बाद साल के बाद भी एक बयान में ये कहा, 2020 हम गिलगित गए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने वो BBC को, उस वक्त तक मैं तर्जुमान था, तो BBC को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी एक्सटेंशन के। अब आप
तो खैर एंकर थे, जो भी एंकर्स हजरात इंटरव्यू करते थे, तो वो पूछ रहे रात को, भाई अगर मरियम नवाज के लिए गुनाह था एक्सटेंशन, तो मियां नवाज शरीफ, तो अब मैं उनका भी तर्जमान हूँ, इनको भी दफा करना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि नहीं, मरियम देखें, मरियम का एग्जैक्टली मतलब ये नहीं था, मरियम ये कहना चाह रही थी और ये कहना चाह रही थी। दूसरे दिन शाम को जलसा कर रही है मरियम नवाज। कल मैं सुन रही थी अपने तर्जमान को और मैं खड़ा हुआ वहां, और वो कहते नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं, ऐसा ही हुआ था, इसमें डरने की बात नहीं होती है। तो मैंने बाद में कहा, भाई मियां नवाज शरीफ की मर्जी से हुआ था, मैं उनका भी तर्जमान हूँ, पहले तो आप आपस में फैसला कर लेना कि मैंने किसका दफा करना है। तो इस किस्म की मुश्किलात तो रोज होती थी ना। तो क्या कहा उन्होंने कहा, जुबैर साहब बस लगे रहे, आप डरे ना, अटैक किया करें। और उसका जाहिर सी बात है, वो जितनी ज्यादा कन्फ्रंटेशन बढ़ रही थी, उतना ज्यादा शहबाज शरीफ नाराज हो रहे थे। शहबाज शरीफ, और इतनी हद तक बिल्कुल लड़ाई थी। भाईजान शहबाज शरीफ ने तो उस दिन आपका वर्का फाड़ दिया था। हाँ, वर्का, जिस दिन उनको टीवी से पता चला कि जुबैर उमर साहब। अच्छा सर, अब ये सारा हो गया, हाउस ऑफ शरीफ ने आपके साथ सही खेला अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद के ज़राए बता, ये कुछ लोग ये कहते हैं और मुस्लिम लीग वाले कहते हैं और हाउस ऑफ शरीफ के बड़े कहते हैं कि आप जनरल बाजवा के पास तो गए थे मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के लिए और फ़ौज अब उनकी सियासत के लिए, लेकिन वहाँ जाकर आप मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बोलते रहे और फिर आपकी गुफ्तगू की एक ऑडियो बनी, फिर वो मियाँ नवाज शरीफ को भेजी गई या शहबाज शरीफ को भेजी गई, उन्होंने नवाज शरीफ को साहब को भिजवाई और इस तरह दूरी हुई। ये ठीक है? सब झूठ। पहली बात तो ये क्यों मैं करूँ, मतलब रीजन, मैंने ये नवाज शरीफ के कानों में पढ़ा जाके, उस वक्त की बात नहीं, ये उससे 1.25 साल के बाद जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वक्त आ गया था और शहबाज शरीफ साहब मुझे बिल्कुल वो कर रहे थे, तो उन्होंने ये कि जी ऐसे हुआ था। एक वन ऑफ द थिंग, शहबाज शरीफ उससे मिसअंडरस्टैंडिंग, जब मुलाकात हुई तो शहबाज शरीफ ने मुझे ये कहा कि आप जब जनरल बाजवा से मिले थे तो आपने, जनरल बाजवा ने कहा कि जी, शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज को अंदर बंद कर दें, इस किस्म की चीजें ना, जो कंफ्यूजन बिल्कुल। जी मुझे, मैंने जो सुना था मैंने वो बताया, उसमें ना मैं कह रहे थे, मैंने तो नहीं कहा था कि जी मरियम नवाज को बंद करवाने के लिए। मैंने कहा, मुझे जनरल बाजवा, मुझे तो अभी आप साल के बाद एक चीज पूछ रहे हैं, मुझे तो याद भी नहीं है इस तरह से। तो कह रहे हैं अच्छा मैं बता दूं फिर मियां साहब को फोन करके, जी जुबैर साहब ने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा जी आप, मतलब आप मुझे क्यों इस मुश्किल में डाल रहे हैं, मैंने कोई ना आपकी बुराई की ना मरियम, अच्छा मैं क्यों करूंगा भाई, मुझे आप बताते हैं। मैं एक पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, उस पॉलिटिक्स को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, एज अ तर्जमान मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं क्यों गलत बातें करूंगा। अच्छा, गलत बातें कुछ अचीव करने के लिए, ना मुझे जनरल बाजवा से कुछ मिला, ना मुझे इमरान खान से कुछ मिला, ना मुझे पीडीएम की हुकूमत से मिला, ना मुझे पीएमएलएन की हुकूमत से, मुझे क्या फायदा हुआ। नहीं, मुझे किसी पता, कुछ तो होते ना कि जी मैं उनके, मेरे लिए, मैंने मियां साहब को जो बाद में जब हुआ कि जी ऐसी बातें हुई हैं कि जी मैंने गलत बयानी की है, तो मैंने उनको ये कहा कि जी नवाज शरीफ साहब। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने बता दिया? नहीं, मुझे नहीं, शहबाज शरीफ और लोग थे। कौन थे? बस कौन, अब बता देखिए आप। देखिए मेरा अपना अंदाजा है, मेरा अपना अंदाजा है। अब बहुत सी चीजें देखें भट्टी साहब, आप 2+2 करते हैं, सियासत में हर चीज आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं आता ना, 2+2 करते हैं। जब उसके 1.25 साल के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वक्त है, उसके 1.25 साल के बाद लोगों ने कंफ्यूज करना शुरू किया कि जी ये तो मोहम्मद जुबैर ने इनिशिएट किया था रिजीम चेंज का। बहुत से पीटीआई वालों ने कहा कि जी यार ये तो सारा जुबैर ने क्रिएट किया था माहौल। तो मेरे ख्याल से जो उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ने भी नवाज, अब आपको पता है उस बातों का तो आपको पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब होने वाला था तो नवाज शरीफ साहब ने, पीएमएलएन लीडरशिप ने बाजवा साहब को एक और एक्सटेंशन का कमिट किया था। अच्छा, किया था जी। जो इमरान खान ने पब्लिक स्टेटमेंट में भी कहा, इंटरव्यू में भी, कि जब हमें पता चला कि नून लीग कह रही है कि हम आपको एक और एक्सटेंशन दे देंगे, तो हमने जनरल बाजवा को कहा कि भाई हम
आपको दे देंगे एक्सटेंशन, अगर आपकी एक्सटेंशन का ही मसला है तो आप ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हो। अब जनरल बाजवा वाज वांटेड टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ नवाज शरीफ। जाहिर सी बात है, एक को डंप कर रहे हैं तो दूसरे की तो गुड बुक्स। उन्होंने कहा जी मैं तो अगस्त में, पिछले साल अगस्त में ही हमने कहा था पिछले साल कि डंप कर देंगे। वो उसने पता नहीं क्या मैसेजिंग की। अब ये मैंने सिर्फ कहानियां सुनी, मुझे इसके कोई अथेंटिकेशन नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आप अचानक बैठे बैठे क्या हुआ, किसने क्या प्ले किया कि मोहम्मद जुबैर आउट हो गए? एकदम से तो आउट हुआ भी नहीं था, एकदम से तो आउट ऐसे नहीं हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ये हुआ था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वक्त आया था तो उस वक्त मैं बहुत शदीद अपोज कर रहा था, बहुत ज़्यादा। और मैं जनवरी के एंड में 2022 में मियां नवाज शरीफ के साथ था और मैंने उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये ना करें। और उसकी जो भी मेरी रीजंस थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो भी थे, वो तो अलग चीज़ है। मैं इतना शदीद मुखालफत कर रहा था कि जावेद लतीफ़ साहब गवाह हैं और भी गवाह हैं कि उन्होंने मुझे कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कुछ अर्से पहले हम रोज़ उठते बैठते थे वहाँ इस्लामाबाद में, शहबाज साहब के पास भी जा रहे हैं इधर उधर। तो मुझे जावेद लतीफ़ ने कहा देखें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा सुबह, आप इतना शदीद मुखालफत ना करें बिकॉज 99% जो पार्टी लीडरशिप है दे वांट, तो आप मारे जाएंगे। तो जावेद लतीफ़ ने ये कहा। असेंबली के हॉल में जब फर्स्ट टाइम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश होना था तो आपको पता है वो जो भी डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, साजिश है, तो वो फ्लॉप हो गया उस दिन। तो जब ये सारे निकल रहे थे जावेद लतीफ़ ने मुझे कहा कि आप तो खुश हो गए ना कि नहीं हो सका। मैंने कहा मैं तो बहुत खुश हूँ। एनीवेज बहुत लोग थे, शायद खान अब्बासी को भी पता है, सबको पता है कि बहुत से लोग जो अपोज नहीं सर वो तो ठीक है। तो एक तो ये था। दूसरी बात ये थी शहबाज शरीफ की तो मैं बुक्स में उसके बाद से तो पहले भी कोई इतना पसंद नहीं था। और मुझे मरियम नवाज ने बाद में बताया, 2022 के मिडल में जाके बताया कि जब मैं गवर्नर बन रहा था तो शहबाज शरीफ ने शदीद मुखालफत की थी। तो शहबाज शरीफ अपेरेंटली कभी मुझे उस तरह से लाइक ही नहीं करते थे। अब ये सारा आ गया था नवाज शरीफ से हट के शहबाज शरीफ के पास। जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, वो पीडीएम की हुकूमत को लीड कर रहे थे। मैं शहबाज शरीफ से फिर मिला, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने के 2 दिन पहले भी मिला। वैसे भी हमारी इकोनॉमिक कमेटी उनके साथ मिलती थी रोज कि जी आप आएंगे तो क्या चैलेंजेस होंगे। तो मैंने उस वक्त भी उनको कहा था कि जी आपकी जो भी गलतफहमियाँ हैं तो वो मेरा ख्याल है कि वो सारी दूर हो गई हैं। तो उसने कहा वो बड़ा बिटर पीरियड था, मेरे लिए तो बहुत बिटर पीरियड था। मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया कि मेरे लिए, उनके लिए ये बहुत बिटर। उनको इतराज क्या था कि भी आपने जनरल बाजवा को बताया कि मरियम नवाज को वो देखिए एक चीज उन्होंने जो पहले ही कही थी, एक दफा ये सब हालात होने से जनरल बाजवा के मिलने से पहले उन्होंने कहा ये जो मीडिया सेल था ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिसको मरियम लीड करती थी, उसमें रूल रवा आप थे। अच्छा। साफ कहा था फौज के खिलाफ आपने सारा खड़ा किया। अब वो सारे जो लोग वहां बैठे थे मरियम नवाज को भी चढ़ाए थे, जिस पर मैंने उनको कहा था कि जी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर, वहां हमको आइसोलेशन में तो नहीं काम कर रहे थे। अच्छा सर, फिर नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब ने क्या बताया? कि काफी कुछ बताया। क्या? कहा जी वो उस वक्त भी इसने गलतफहमियां पैदा की जिसकी वजह से और नाराजगियां हुई, जिसकी वजह से और हालात खराब हुए, जिसकी वजह से सफर किया मैंने, जिस पर नवाज शरीफ को ही कहा था मैं क्यों चाहूंगा। अच्छा नहीं ये बताया, मेरी कोई हिस्ट्री है जिसमें आपको कोई शक है कि मैं कहाँ खड़ा था। अच्छा फिर नवाज शरीफ साहब ने आपको की बात आपसे? नवाज शरीफ देखिए, नवाज शरीफ ऑलवेज हैड बीन वेरी वेरी नाइस टू मी। नहीं उस वक्त भी जब मैंने उनको ये क्लैरिफाई किया तो उस वक्त भी उन्होंने कहा इसाक डार के सामने लंदन में, ये जुबैर साहब हमारे अपने हैं। मेरा ख्याल है ये जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई हैं ये इसमें इनका कोई कसूर नहीं। मैंने उनको कहा मैं तो मतलब मैं सर आप बता नहीं रहे मुझे, मुझे अभी तक समझ ये नहीं आई कि वो बड़ी बात क्या हुई जिस पे नवाज शरीफ को कहने लग गए। नहीं नवाज शरीफ ने कहा देखें आप नहीं क्या बड़ी बात, बड़ा एतराज क्या था आप पे? बड़ा एतराज ये था कि नवाज शरीफ को नहीं शहबाज शरीफ को तो ये एतराज था कि जी अब हम जा रहे हैं फौज की मर्जी से
हम नो कॉन्फिडेंस करने जा रहे हैं। हाँ, और ये जो है ये वो उस पार्टी में शामिल हैं जो कि साथ मुखालफत कर रहे हैं, ये ठीक तो और हम फौज को आप नाराज कर ही जनरल नहीं जनरल सकते। बाजवा से जो मुलाकात, 2 मुलाकातें, उसमें क्या ऐसी चीज थी जो नवाज शरीफ को बुरी लगी? नवाज शरीफ, हाँ, उस वक्त तो नवाज शरीफ को कोई चीज बुरी नहीं, लगी जब थी। वोट ऑफ हाँ, उस वक्त जब ये बातें शुरू हुई हैं कि जी जुबैर ने गलत मैसेजिंग दिया क्या था, गलत मैसेजिंग दी? मुझे नहीं पता। गलत मैसेजिंग इस तरह से विच सबोटाज्ड, उस वक्त अगर गलत मैसेजिंग ना देते तो उस वक्त ये इमरान खान को डंप कर चुके होते उसी वक्त। अच्छा। हाँ, हमें ये 1.5 साल और बुरा गुजारना ही ना पड़ता। हम्म। तो अगर मैंने कहा जी मैं गलत मैसेज, अच्छा, आप नवाज शरीफ साहब से लंदन में जाके मिले और नवाज शरीफ साहब को आपने क्या बताया कि भाई ये सारा झूठ है जो फैलाया जा रहा है? मैंने तो उन्होंने खुद बात की थी क्या तो कि जी ऐसा ऐसा मुझे बताया। क्या कैसा कैसा बताया? कहा जी कि जी आपने जी बाजवा साहब से मुलाकात हुई थी आपकी, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ थी जो आपने गलत कम्युनिकेट की थी जानबूझ के, बिकॉज वो ये तैयार थे कि भाई 7 घंटे की मीटिंग में कुछ ना कुछ तो इधर उधर होगा ना, तो बड़ा नेचुरल सी बात है। बट एक है जानबूझ के आप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा जी मियां साहब, जितना आगे खड़े होके मैंने आपका साथ दिया किसी ने नहीं दिया, आपको भी पता है किसी ने नहीं दिया। मैं कोई एक नाम आप बता दें मुझे, तो मैं क्यों करूंगा आपको? मेरा इंटरेस्ट था, मेरा इंटरेस्ट ये था कि मैं ये गलतफहमियां आर्मी की और आपकी जो हैं वो खत्म हो, आर्मी वापस जाए, इमरान खान को सपोर्ट करना बंद करें, हमारी पार्टी का रिवाइवल होगा, आपका रिवाइवल होगा, उसमें मेरी बेहतरी। अच्छा, फिर मियां साहब ने क्या कहा? बस ये हमारे अपने हैं। हाँ, अपने आ गए फिर पाकिस्तान। वो तो बहुत बाद में है ना। फिर तो अपने पराये किए कैसे हुए? फिर जब वो आ गए प्राइम मिनिस्टर बन गए शहबाज शरीफ, हाँ, अप्रैल में, और फिर मैं उसके 3 महीने के बाद दोबारा मियां साहब के पास गया। उस वक्त तक आप तर्जमान थे? नहीं, हाँ तर्जमान तो था, जी। पर तर्जमानी तकरीबन खत्म होगी ना, हुकूमत आ गई पीडीएम की, अब तर्जमानी कम, अब तो तर्जमानी शहबाज शरीफ की होगी। ठीक है, तो मैं मरियम से भी मिला, मरियम ने भी मुझे कहा कि आप मियां साहब से मिलें जाके। मैंने इतनी जाने दी हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, बट मुझे ये जो ट्रीटमेंट है ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे अगर एक दफ़ा शहबाज शरीफ बुला के चाय पिला के ये कहना कि आपने बहुत मेहनत की, अगर आज पार्टियां खड़ी तो उसमें भी आपका एक हिस्सा है। टीवी पर प्रोग्राम जितने मैंने किए कहीं नहीं, जितने जलसे मैंने किए मरियम नवाज के साथ किसी ने नहीं किए, किसी ने नहीं किए, फ्रॉम फर्स्ट डे टू लास्ट डे। कोई है ही नहीं कोई जो 24 घंटे, और कोई आसान काम तो नहीं होता। अखबारात में मैं रेगुलरली लिखता था। अच्छा, मरियम नवाज साहब ने कहा फिर मियां साहब से मिले, फिर आप मिले? धमकियां मैं खाता था, जो मरियम को पता था सारा। हाँ, फिर आप मिले नवाज शरीफ साहब को लंदन में? मैंने उनको बताया, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब। मैंने कहा जी इस हद तक और मेरे लिए पार्टी में रहना मुश्किल हो जाएगा। एक तो मुझे पार्टी की बहुत सी पॉलिसीज ये जो हैं बिल्कुल भी मैं एग्री नहीं कर रहा, ये आपकी पॉलिसीज के अगेंस्ट है, इससे अनपॉपुलर हो रही है पार्टी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने डार साहब बैठे थे, डार साहब सुन रहे हैं आप, तो बड़ी ज्यादती हो रही है इनके साथ। अब मैं समझे ये कुछ कम्युनिकेट करेंगे, ये कुछ होगा, लेकिन वापस आया कुछ नहीं, शायद का काम सिर्फ बस मिला नहीं हो। तो फिर उसके बाद मरियम मीटिंग्स करती थी तो बुलाती थी रेगुलरली, और उसमें आपको पता है ये हमने शुरू कर दिया था पकड़ दकड़ सारी चीज़ें पॉलिसी। फिर पंजाब असेंबली तोड़ी इमरान खान ने, तो उसकी मीटिंग हुई, उसमें मैंने शदीद मुखालफत की कि जी कैसे 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये क्या बात हुई कि जी वो पीटीआई जीत जाएगी तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो फिर दोनों तरफ से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी मुखालफत वो शुरू होगी कि हमने इसलिए जद्दोजहद की थी सारी। फिर पॉइंट अब वो कहाँ आया कि जब बाप ने और बेटी दोनों ने आपको छोड़ दी? ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने, मरियम ने कभी भी नहीं कहा कि छोड़ दिया, बट मैंने ये कहा था कि जी मुझे क्लियरली वाज़ेह बता दें कि जी मेरी क्या पोजीशन है। मीडिया में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नो, ही इज नो मोर। मुझे तो मतलब कब नो मोर फॉर अस, मुझे नहीं पता कि कब कहना मुझे एग्जैक्टली ये टाइम, बट मुझे ये पता है कि 2023 में जब केपी के इलेक्शंस नहीं करवाए, पंजाब के इलेक्शंस नहीं कराए, फिर अक्टूबर के इलेक्शंस को डिले किया गया, नवाज शरीफ वापस आएंगे, और फिर ये जो सबसे ज़्यादा शदीद मुखालफत मुझे ये थी कि जो पकड़ दकड़ शुरू कर दिया था। अब
कि इसको अरेस्ट कर दो और इसको नहीं छोड़ने देना, वो सनम जावेद को नहीं छोड़ना, वो बाहर निकले उसको दोबारा, व्हाट आर यू डूइंग? ये कौन सी पॉलिटिक्स है? अब दिस वाज टोटली फंडामेंटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट वी स्टूड फॉर। भाई हमने फिर किस लिए, मैंने तो ये कहा कि हमने तो सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ी थी, ये कौन सी जंग, पावर की जंग? कभी आपने एहसन इकबाल से पूछा नहीं कि जुबैर उमर ने तो करोड़ों लोगों के दिल तोड़ दिए, वोट की इज्जत का तोड़ दिया, तो अब वोट की इज्जत किधर है? कभी पूछा एहसन इकबाल को फोन करके पूछा? मैंने, अच्छा ये इस बात पर जो आप कह रहे हैं ना दूरियां, कब एक जलसा था, अभी मैं बिल्कुल आपको हकीकत बता रहा हूँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक हफ्ते पहले लाहौर से इस्लामाबाद महंगाई मुकाम मार्च मरियम नवाज लीड कर रही हैं, हमजा शहबाज भी हैं, मैं भी, सद्दिक भी, जेलम जगह जगह रुकते थे तो वहाँ जलसे भी होते थे, जेलम में रुके तो वहाँ जलसा था, तो वहाँ वो मरियम नवाज फ्रेशन अप होने किसी के घर गई थी। अब इतने में हम वहाँ स्टेज पर थे तो वो तराना बज रहा है वोट को इज्जत, बाकायदा कहा गया यार कौन है भाई, इनको पता नहीं कि हालात चेंज हो गए, बंद करवाओ। बंद कराया गया, बहुत से लोगों ने इतराज किया कि बंद करो। उस दिन के बाद से वोट को इज्जत दो का नारा नहीं लगा। आप सब बिल्कुल पार्टी, तो मैंने तो पार्टी वो वाली, थोड़ा ये वाली पार्टी ज्वाइन की थी। आप सुना आप शहबाज शरीफ की कबीना में भी कोशिशें करते रहे कि मुझे आपको लिया जाए? मैंने कभी किसी से कभी भी नहीं कहा। अच्छा, कभी किसी से नहीं। आज जब आप बैठे, मतलब अफसोस हुआ था कि उन्होंने नहीं दिया, अफसोस हुआ था, लेकिन मैंने आपको बताया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जाके मैंने उनको ये नहीं कहा था कि मुझे गए, मैंने कहा था कि जी मेरी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर हैं तो आप मुझे बता दें। अच्छा, आपको कभी हिस्ट्री से आप जन बाजवा को हिस्ट्री पढ़ाते रहे, आप जन फैज़ हमीद को, आपने हाउस ऑफ शरीफ की हिस्ट्री नहीं देखी थी कि कलसूम नवाज साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो चौधरी बरादरान के घर से निकलती है, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही उनके घर में रह रही थी जब नवाज शरीफ साहब परवेज़ मुशर्रफ दौर में अंदर थे, कैद में थे। वहाँ से निकलती हैं, चौधरी बरादरान को पार्टी से निकालती हैं और रात को फैमिली समेत सारे जद्दा चले जाते हैं और चौधरी बरादरान को पता ही नहीं। उससे पहले ARD में नवाब नसरुल्लाह खान वो बेनज़ीर और इनको इकट्ठा करके तो बड़ा ARD और कमाल MRD के पता नहीं क्या वो बना लेते हैं और उनको एक दिन सवेरे पता चलता है कि नवाज शरीफ तो जद्दा चला गया। तो वो कहते हैं पहली मर्तबा किसी ताजर से मैंने किया, सियासतदानों से हमेशा डील किया, तो आज धोखा खा। जद्दा जाते हुए गौस अली शाह दूसरे साथ वाले सैले में कहते हैं मैनू ही नाल लाई जाते। मुशाहिदुल्लाह ने वही बात कही जो बाद में नवाज शरीफ कहते रहे कि धरनों के पीछे कोई था, वजारत ले ली। डॉन लीक्स आई तो तारिक फातमी और परवेज रशीद को कुर्बानी का बकरा बना दिया। बुरे वक्त ये आपको हिस्ट्री नहीं पता थी हाउस ऑफ शरीफ की? आप किन चक्रों में पड़े हुए थे? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री में इस किस्म की चीज़ें होती हैं कि जहां आप वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द वे इट शुड हैव हैपेंड। बट मेरे लिए आप जो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मेरा जो अपना पर्सनल रिलेशनशिप थी मियां नवाज शरीफ के साथ, उन्होंने मुझे वो स्पेस दी, वो पोजीशंस दी जो कि मेरे ख्याल है मैं डिज़र्व भी नहीं करता था, लेकिन मैंने उसका भरपूर वापस उनको हक अदा करके दिया सबसे मुश्किल वक्त में और सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त। अच्छा सर, हाँ ठीक है, एग्रीड। गवर्नर बहसीत गवर्नर सिंध खवातीन को फेवर्स देने के बड़े आप पे लगते थे कि खवातीन को बड़ा आपने फेवर नौकरियों पे रखा, खवातीन बड़ी आया जाया करती थी। जी मैं आपको अच्छा 5 साल में रहा हुकूमत में, 5 साल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, गवर्नेंस, मैंने कभी किसी ये ज़हनों में रखिएगा कि ये भाभी शायद देख ले, देख लें, उनको भी पता है, मैंने किसी एक को नौकरी नहीं दिलाई, खातून या मर्द, कभी भी। मेरी नेचर ही नहीं है कि इसको रखो, मैं कह ही नहीं सकता। जो भी मुझे जानते हैं, मैं हाँ ये जरूर कर सकता हूँ, यार ये बड़ा अच्छा है, इसका आप इंटरव्यू कर ले। और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर था और प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री में एक स्वीपर की नौकरी आई। मेरी बेगम ने मुझे कहा कि ये जो हमारे यहाँ स्वीपर काम करता है ये इंटरेस्टेड है। मैंने डीजी को, अपने डायरेक्टर जनरल को कहा यार इसको रख लो, उसे कहा सर बहुत कैंडिडेट्स हैं, हम नहीं रखा उसने। सर मैं कहाँ से किसी को नौकरी रखूंगा? खवातीन वाले पे आगे नहीं जाता, लेकिन आप
मेरे साथ उस वीडियो पे बात करना चाहेंगे? जो भी आपने करनी। एक जो वीडियो जी, जी, आई जी, आपकी जी। एक खातून के साथ, जी आपका उसके साथ ताल्लुक था? बिल्कुल ताल्लुक नहीं था। और बाय द वे जिस खातून का आप जिक्र कर रहे हैं उसको आप भी जानते हैं। मेरा ख्याल है मेरे से ज्यादा उसके साथ किया है। और आई थिंक कौन सी खातून? मेरा ख्याल है नाम भी नहीं लेना चाहिए। नहीं, अब तो पता चल गया नहीं, सर। कि जी वो इंटरव्यू के लिए आई थी और कौन उन्होंने ये खातून कपड़े कौन पहने थे। वो कभी इंटरव्यू के हाँ लिए आई नहीं मेरे जी पास। जी हाँ, वो मेरे पास आई नहीं नहीं, कभी इंटरव्यू के लिए। आप एंकर की बात कर रहे हैं। जी, हाँ जी, ठीक जी। है, एग्रीड। नाम नहीं लेना कभी चाहिए। आई नहीं इंटरव्यू लेने हाँ, के लिए। हाँ। भाई क्यों आएंगी? लेकिन भट्टी साहब सबसे बड़ा आपने ये किया, ये मैं फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ। ओके, अभी इमरान खान का भी एक इंटरव्यू था 2022 का कि जनरल बाजवा ने उनको कहा कि आप बड़े प्ले बॉय थे और आपकी टेप्स है हमारे पास। तो इमरान खान ने कहा, मैंने उनको कहा कि हम इसलिए पैसे देते हैं कि आप ये सब करें। मैं जो कह रहा था ना, मैंने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है इस पार्टी के लिए, क्योंकि जब ये सब सिलसिला शुरू हुआ है उसमें से एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जो 18 अक्टूबर 2020 को हुआ था। और वो अवारी होटल में जब मरियम नवाज और कैप्टन सफदर ठहरे हुए थे और सुबह को 5 साढ़े 5 बजे आके दरवाजा तोड़ने का हुआ वाकया, कैप्टन सफदर को अरेस्ट कर। अब मैंने सारा उसके लिए जब जैसे ही मेरे पास मरियम का फोन आया उसके फौरन बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन की, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर से पूछा ये क्या, मुझे तो हमें पता ही नहीं हुआ क्या, कैसे पुलिस भेजी, क्या हुआ। उन्होंने जो भी बताया उस दिन, अब 12 बजे हम सब बैठे थे अवारी में उनके स्वीट में मरियम नवाज के। मैंने उनको बताया, मरियम ने कहा ये मीडिया में जाएगा सारा कुछ। मैंने कहा ऐसे ही जाएगा? उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही जाएगा, आप देंगे हामिद मीर को बीपर। उस बीपर में क्या था? उस बीपर में, और ये मरियम नवाज ने कहा, पहले उन्होंने कहा कि कौन देगा, सारे चुप बैठे हुए, सारे बड़े बड़े तुर्रम खान जो इनकलाबी, एक लफ्ज नहीं बोला। उन्होंने कहा जुबैर आप ये देंगे। उसमें कि जी ये हुआ कि जी रात को आईजी को कहा गया कि जी आप कैप्टन सफदर को अरेस्ट करने के लिए नफरी भेजिए। आईजी ने रिफ्यूज कर दिया। आईजी ने जब रिफ्यूज कर दिया तो सेक्टर कमांडर जो थे और सेक्टर कमांडर रेंजर्स वो आईजी के घर गए, उनको यरगमाल बना के लेके गए दफ्तर उनके, वहां उनको फोर्स किया कि नफरी भेजे। अब ये जब आया, जब ये आप बोलेंगे तो उस दिन पहली दफा फैज हमीद साहब का मेरे पास फोन आया, व्हाट डू यू थिंक यू आर, विल मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ यू, आप हैं कौन, आपने मेरे इंस्टीट्यूशन का नाम। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा जनरल साहब मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैंने अगर कोई गलत बयानी की तो आप मुझे करेक्ट करते हैं और मैं टीवी पर अभी बयान दे दूंगा, लेकिन अगर ये हुआ, और उसकी वजह से, उस बयान की वजह से जनरल बाजवा कॉल्ड बिलावल भुट्टो, बिकॉज बिलावल भुट्टो जी और उन्होंने उनको कहा, कमिट किया कि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। और उस इन्वेस्टिगेशन में वो आया कि ऐसा ही हुआ था जैसे मोहम्मद जुबैर ने कहा था, क्योंकि वो तो एक दफा पब्लिक हो गया तो उन्होंने ऑन किया। बट उन्होंने कहा कि जी इतनी ज्यादा बेचैनी थी अवाम में कि वो एक्शन लेना पड़ा, आईजी नहीं ले रहा था। हालांकि कौन सी बेचैनी थी भाई, वो कहाँ रिफ्लेक्ट हुई थी, रेडियो पर हुई थी, टीवी पर हुई थी, मुजाहरे हो रहे थे कि जी कैप्टन सफदर को अरेस्ट करने के लिए बेचैनी थी अवाम में, कि जी वो कायदे आज़म के मज़ार पर उन्होंने नारा लगा दिया तो वोट को इज्जत होगा। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रिसीव्ड दैट थ्रेट। मैं लाहौर जाता था, आई वाज द ओनली PMLN लीडर, और सबको पता ये, तलाल चौधरी भी गवाह हैं, सारे गवाह हैं, क्योंकि वो वहां आते थे, वो देखते थे। मैं जहां ठहरता था, जैसे ही मैं पहुंचता था बाहर आके कार खड़ी हो जाती थी थ्रू आउट माई ट्रिप इन लाहौर एंड इस्लामाबाद। तो मुझे तो ऐसे चीज किया गया था, मेरी बीवी को फोन करके, जो अभी आप मिले थे ना मेरे साथी थे, इनको फोन करके थ्रेट किया जाता था। सर ये जब मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी इस पार्टी के लिए। एग्रीड। जब आपको इतना पता था जी कि आपके पीछे हैं जी, तो फिर आप खातून से क्यों मिले? मैं कोई भी नहीं मिला था। कहाँ मिला था? जो आपकी एक वीडियो आई थी। यार बात सुनिए, पहली बात तो ये है कि दो उसमें पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि सपोज करें मैं मिला था, लेट्स से दैट्स माय वेरी दैट वुड बी माय वेरी प्राइवेट। एग्रीड। और अगर मैं मिला था और ये किया था तो इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों ने किया था। क्यों किया था? मेरी पार्टी की वजह से मैं जो कर रहा था उसके लिए किया था, ठीक है। दूसरी बात है, मैंने ये किया ही नहीं था। मैंने, मेरे पास अभी भी है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा। इंटरव्यू में आप तो नहीं चला सकते, लेकिन मेरे पास उसके 2 दिन के बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले पहुंच गए घर पर
और उन्होंने मुझे सारा, क्योंकि मैंने उस जनरल बाजवा को फ़ोन किया, मैंने कहा व्हाट द हेल इज़ दिस, तो उन्होंने कहा आपको फैज़ हमीद ने नहीं कॉल की। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं की। फैज़ हमीद साहब का कॉल आ गई मेरे पास, उन्होंने दूसरे दिन इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले भेजे, फिर उन्होंने मुझे कुछ दिन के बाद ये कहा, रोज़ आते थे, उन्होंने कहा जी हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमने पकड़ लिया एक गैंग को और उससे हमने कन्फेशनल स्टेटमेंट ले लिए, वो हम आपको आके बता रहे हैं। मैंने कहा जी मेरी फैमिली बैठेगी साथ, और कहा नहीं जी फैमिली नहीं। मैंने कहा मेरी बीवी तो बैठेगी ही बैठेगी, क्योंकि मैं भाई आप मेरा फैमिली है। इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले आए, वो बैठे, उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट सुनाई। क्या थी उसमें वो कन्फेशनल स्टेटमेंट उसमें ये थी कि जी ये हमने ये बनाई थी, ये फेक है, डॉक्टर्ड है, ये सारी कुछ है, ये मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा, इसलिए मैं बता यानी आप हैं और खातून है जी। तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो खातून कहाँ मेरे साथ शामिल? डॉक्टर वो तो कमाल कर रहे हैं यार, इमरान खान की क्या क्या नहीं बनाई उन्होंने। अच्छा, एनीवेज मैं तो वो बता रहा हूँ जी, जो जी, उन्होंने जी। कहा, अब मैं उसमें नहीं जा जी, रहा जी, कि जी। आप तो आप साइंस में जा रहे हैं, जी जी ठीक है। तो ये डॉक्टर थी और उन्होंने हमने ये अरेस्ट कर लिया है बंदे को, ठीक है। मैंने उसके बाद जनरल ये 26 सितंबर 2021 को आई थी। मैंने जनरल बाजवा को ये कहा, जनरल फैज़ल को ये कहा कि जी मुझे फिर आपने खुद आपने ये कहा है, मैंने तो आपको कहा ही नहीं। भाई मैं कौन लगता हूँ, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था कि आप मजबूर थे मुझे कुछ कहने के लिए कि ये फेक थी और डॉक्टर थी? मैंने तो नहीं कहा आपको। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी ये मैंने कहा कि जी फिर ऐसा करते हैं कि आप एक स्टेटमेंट इशू कर दें और यही बता दें एग्जैक्टली जो आपने मुझे कहा है। मैं नहीं उसमें ना फुल स्टॉप चेंज करूंगा ना कॉमा चेंज करूंगा, आप वही कहें जो मुझे। अब ये जो दिन थे 6 अक्टूबर 2021 को फैज हमीद साहब की ट्रांसफर हो गई, वो जो फेमस जिसमें फिर वो एक नया फटा शुरू हो गया कि जी वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, इमरान खान और उनकी लग गई और वो 20 नवंबर तक ये सारा कुछ चलता रहा सिलसिला, ठीक है ना। उस वक्त फैज हमीद साहब की प्रायोरिटीज बिल्कुल चेंज हो गई। नए जो चीफ आए वो आते ही उन्होंने मुझे मैसेज किया, मेरे पास है मौजूद। उन्होंने कहा कि आई हैव बीन आस्क्ड टू हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प? मैंने कहा जनरल साहब मैं कुछ भी नहीं चाहता, आई एम सेइंग आप एक स्टेटमेंट इशू कर दें, आपका इदारा कि जी मोहम्मद जुबैर ने कंप्लेन की थी, आपके इदारे ने इन्वेस्टिगेशन की, आपके इदारे ने ये कंफर्म किया कि ये डॉक्टर्ड है, फेक है वीडियो, एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन था कौन नहीं था, आप ये मुझे देते। उन्होंने मुझे कहा कि ओके आई विल टॉक टू। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ दिनों के बाद मजबूरियां बतानी शुरू की कि जी उसमें तो इतने ये इन्वॉल्व थे, वो तो पूरा एक नक्शा डिफरेंट हो जाएगा अगर हम ये इशू करते। मैंने कहा जी मुझे करने दें, मैंने ये कहा या तो आप इशू कर दें या मुझे करने दें। सो मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल आदमी हूँ, पार्टी पीछे हट गई थी। शहबाज शरीफ से भी मैंने बात की थी, पार्टी पीछे हट गई, तो आप एक इंडिविजुअल आदमी स्टेट को नहीं यानी आप कहते हैं कि वो था ही सारा झूठ, सारा झूठ। अच्छा पार्टी का क्या रद्द अमल? अच्छा बात सुने, दूसरी बात है भट्टी, मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी वीडियो नहीं आई थी, प्लीज लेट मी करेक्ट। परवेज रशीद की वीडियो आई थी, फलाने की वीडियो आई थी, इमरान खान की वीडियो आई थी, मेरा पैकेज आया था। उस पैकेज के 3 हिस्से थे। एक में मेरा फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय किया था कि ये पैसे पकड़ते हैं और फिर जिन लोगों वो पैसे मांगते हैं तो उसको फिकवा देते हैं। मतलब मेरी एक फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, मुझे नैब ने भी इस वाले नैब ने भी नहीं कुछ कहा था कि जी मैं ये, जितने मुझे लोग जानते। मेरे बिजनेस पार्टनर का क्यों जिक्र किया था तस्वीर के साथ? किसी और के साथ कभी ये किया? मेरा पैकेज बनाया गया था। मैंने तो वो कुर्बानी, मेरे तो बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। अच्छा पार्टी का क्या रद्द अमल? पार्टी छोड़ गई आपको? पार्टी में मरियम नवाज ने बहुत बोल्ड स्टांस लिया था। इमीडिएटली क्या कहा था उन्होंने? मीडिया के साथ जब बात की थी उसके 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा था जी मुकाबला करना है तो सियासत में करें, ये इस किस्म के हथकंडे ना करें, ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा था ही विल रिमेन माय स्पोक्स पर्सन। तो बड़ी बात थी मेरे लिए, आई हैव टू एक्नॉलेज दैट इवन टुडे। लेकिन बाकी पार्टी ने उस तरह से सपोर्ट नहीं की थी। इस तरह से ज़रूर की थी, ख्वाजा आसिफ वगैरह ने मैसेज वगैरह दिए थे, कुछ लोगों ने फ़ोन किए थे और उन्होंने सब ने मुझे ये कहा कि जी आप वापस जाएं,
मीडिया पर, क्योंकि मैं मीडिया से हट गया था। डेफिनेटली। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं जी आप जाएं। तो क्यों और आप हट गए? शाबाश हैं। क्यों आप हट गए थे जब सारा कुछ जाली था? नहीं एक फैमिली यार, अब एक हफ्ते के लिए हटा था भाई। अब अच्छा। आपकी तरह 3 प्रोग्राम तो नहीं कर सकता ना, तो दूसरे दिन बैठ के। एक्चुअली उसमें भी 2 ओपिनियन थे। कामरान शाहिद आपका दोस्त है, कामरान शाहिद ने सुबह को मुझे फोन किया, देखो जुबैर भाई आप मीडिया से कुछ दिन ना आए। मालिक का मेरे पास फोन है, मालिक के प्रोग्राम में मैंने जाना था शाम को, मालिक ने कहा नहीं ये तो पहली डिफीट होगी आपकी, आप खुद विड्रॉ। तो वो तो उसमें तो एक ओपिनियन होता अच्छा, है। तो व्हाट अबाउट फैमिली, क्या रिएक्शन था फैमिली का? जाहिर सी बात है फैमिली, बाय द वे मेरे वाइफ के पास इस किस्म के मैसेजेस आते थे। अपना मैं किसी का जिक्र करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ इतनी घटियापन होता है, इतना घटियापन होता है। और उसमें अगर आप दोबारा देखें, वो जो जिक्र किया गया था कि मैं जब गवर्नर था तो ये करता था, गवर्नर हाउस में करता था या होटल जाके करता था। गवर्नर हाउस में आप भी गए हुए ना, गवर्नर हाउस, वहाँ लड़कियां नहीं आ सकती। आ तो सकती हैं, आप बैठ के बातें कर सकते हैं। वहाँ रेंजर्स हैं, वहाँ पुलिस है, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। कोई ऐसी जगह है जहाँ आप हाइड, और मेरी फैमिली रह रही है। डेफिनेटली। एज अ गवर्नर आप अगर किसी होटल में जाएंगे ना और आप कहेंगे जी मुझे नहीं कोई सिक्योरिटी लेके जानी है, तो आपके पास 3 या 4 तो फिर भी जाएंगे आपके साथ। 3 या 4 तो मिनिमम जाएंगे, और वो एक दफा आप कर लेंगे ना। आपको रेगुलर प्रोसीजर तो नहीं बना सकते कि आप जा रहे हैं होटल में और अब यहाँ अब फिर हमारी चल रही है किससे लड़ाई, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। और एमएस और एडीसी मेरे वहां के हैं, और मैं उनके साथ वो सारा इतने सालों तक पता ही नहीं चलेगा किसी को, और बाद में पता चला कि जी गवर्नर जब ये थे तो ये सब कर रहे थे। और मुझे कोई एक शख्स, एक मर्द या एक औरत बता दे कि मैंने नौकरी दिलाई, मुझे तो गालियां ही पड़ती थी। तो आप कहते हैं कि वो सारा कुछ फेक था, झूठ था, कोई खातून नहीं थी, बनाई गई थी, और उसका बनाने की मेन वजह थी कि आपने मरीम नवाज के दरवाजा टूटने का जो था वो बीपर दिया था। और नहीं ये तो उसके 1 साल के बाद हुआ। जी हाँ, लेकिन वो बात वहां से नहीं वहां से फिर शुरू हो गई थी ना। मतलब देखे ना, मैंने आपको एक लाहौर की एग्जांपल दी कि मेरे पास कोयटा हम गए, मैं मरीम के साथ कोयटा गया। हम कोयटा में एक वो कर रहे थे, जलसा कर रहे थे पीडीएम का। जैसे ही आके जहाज़ में बैठे हम वहाँ से वापसी पर, तो मेरे पास फ़ोन आया मेरी वाइफ का कि जी ऐसे ऐसे फ़ोन आया था। वो कह रहा था कि टेल योर हस्बैंड दैट द लीडरशिप हैज़ क्रॉस्ड ऑल रेड लाइन्स नाउ यू विल फेस द म्यूजिक। तो हमें इस किस्म के तो मैसेजेस और थ्रेड्स तो आ ही रहे थे। सर ठीक, ये चूंकि आपने खुद कहा, वरना मैं इस पे हमेशा आपके साथ हूँ कि ये आपका प्राइवेट मामला है। हालांकि बहुत सारे हमारे 2 थॉट्स होते हैं कि ये पब्लिक है, पब्लिक फिगर है, तो ठीक है। मैं अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि कराची में आप हैं, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में एमक्यूएम की कितनी सीटें हैं कराची में? 22 हैं अब उनके पास, जेन्युइन तरीके से। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहते हैं कि वो जीते थे। मतलब मैं हार्ड फैक्ट्स तो नहीं कह सकता ना, जाहिर सी बात है। आपका अंदाजा, तज्जिया? मेरे अंदाजे से 2 और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग की कितनी सीटें हैं? देखिए अगेन मैं हार्ड फैक्ट, कोई कहता है 17, कोई कहता है 20, मैं कहता हूँ 35 कर लें यार। 35 ठीक है, 35 कर ले। 35 के बेसिस पर आपको हुकूमत बनाने का कोई राइट नहीं बनता, बिल्कुल भी। अच्छा, ये और उसके देखिए, मैं हमेशा कॉमन सेंस यूज करता हूँ। मुझे हमेशा मुस्लिम लीग की भी चैलेंज करते थे, आप किस बेसिस पर कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि 8 फरवरी 2024 को सारे कोई भी चैनल उठा लें, जियो, एयरवाई, हम, आज, जितने भी चैनल उठा लें, 20 चैनल, 9:30-10 बजे का स्क्रीनशॉट्स ले दें। हाँ। पिशावर 1 से लेके मुल्तान पहुंच जाएं, 90% सीटों में कौन था आगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और सुबह कौन आगे था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। क्या आप ये जो तज्जिया आपका क्या कहता है, नवाज शरीफ जीते थे कि यास्मीन राशिद जीती? यास्मीन राशिद। ख्वाजा आसिफ जीते थे कि रेहाना डार? का तो इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस कर दिया था एयरवाई ने। 49,000 समथिंग वोट से जीत चुकी थी रेहाना डार। तो आप इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करने के बाद आप चेंज करना, आई मीन दिस इज वेरी वेरी अनफेयर। आपको यकीन था सर, आपके असद उमर तो आपके घर में थे, कभी यकीन था कि इमरान खान इतनी बहादुरी से जेल काट लेगा? मुझे था, असद को भी था। असद हमेशा से कहता था, बिकॉज ऑब्वियसली उसको इमरान खान का ज्यादा अच्छा पता था।
तो लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा था कि इमरान खान इज़ डिफरेंट। इमरान खान इज़ अ मैन ऑफ हिस्ट्री। उसकी नज़रें अब हिस्ट्री की तरफ हैं, उसकी नज़रें पावर की तरफ नहीं हैं। He wants to go down in history as one of the greatest leaders that Pakistan or the world has produced, and he is ready to. और by the way, मैं ये कहता हूँ, मेरे से कल भी एक टीवी चैनल पर ये सवाल पूछा था, मुनीब था, तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो होते हैं ना प्रैग्मेटिज्म, कि जी देखें इसके सोशल मीडिया वाले ख़राब कर रहे हैं और फलाना कर रहे हैं, धमाका कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान को ये जंग जीतना ज़रूरी है। पाकिस्तान की खातिर जंग जीतना ज़रूरी है, इमरान खान की खातिर सिर्फ नहीं। जंग का मतलब, जीतने का मतलब ये नहीं कोई फिजिकल जंग, लेकिन बगैर किसी समझौता किए गए, बगैर कॉम्प्रोमाइज किए गए, अपने ये साबित करते हुए कि जी वो उसके खिलाफ गलत केसेस बने थे, वो बेकसूर है, वो बाहर आए। अगर वो ये सब फेस कर सकता है और करेगा, मेरा ख्याल है, तो इसमें पाकिस्तान की भलाई है। आप इमरान खान से अगर आज अडयाला में जाके मिलें तो क्या कहेंगे? मैं कहूँगा बिल्कुल डटे रहें और कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। मैं कहूँगा इमरान, दिस इज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी। आपको अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ दिया है, फ्रॉम क्रिकेट वर्ल्ड कप टू शौकत खानम टू प्राइम मिनिस्टर टू एवरीथिंग, पॉपुलैरिटी। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास टू राइट योरसेल्फ इन द हिस्ट्री बुक्स ऑफ पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, कि टू गो डाउन, कि जो पाकिस्तान में साइकिल चल रहा है ना, कि एक पॉपुलर लीडर आता है, वो बंद होता है, फिर वो समझौता करता है, फिर वो बाहर आता है, उससे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अवाम का नुकसान। अगर पाकिस्तान के अवाम का आपको ख्याल है, फ्यूचर जनरेशन का, ये कुर्बानी दे दें। ये हुकूमत आपको 5 साल निकालते नजर आ रही? ये तो फैक्ट है। हाँ। शहबाज शरीफ साहब के। शहबाज तो अच्छा, यानी क्या आपको इमरान खान की वापसी नजर आ रही है? वापसी एज व्हाट? बाहर निकल के सियासत में एक तो देखें ना, वो हम कुछ तज्ज़िया कर सकते हाँ, हैं। आज जो हालात हैं, जो लोग कहते हैं कि जी कुछ हो जाएगा, वो सेनेटर्स आके मिल लेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। कोई स्पेस इमरान खान को नहीं मिलने वाली। इमरान खान को, उनको पता है कि इमरान खान को छोड़ने का मतलब ये है कि ये अपनी हुकूमत का तख्ता करवाने की बात है। और पीएमएलएन के लिए मज़े ये है कि पीएमएलएन को पता है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान का टकराव है और इनको आपस में लड़ते रहना चाहिए, और एस्टैब्लिशमेंट विल टेक केयर ऑफ इमरान खान। और इमरान खान हमारा सबसे बड़ा हरीफ है, वो इतना बड़ा हरीफ है, देखिए वो आगे भी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मरियम नवाज जब प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट होगी, तो उस वक्त भी अगर इमरान खान हुआ तो फिर तो चांस नहीं होगा। सो इमरान खान हैज़ टू बी फिनिश्ड फॉर ऑल टाइम्स टू कम एज अ पॉलिटिकल एंटिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चाहते हैं कि फिजिकल, लेकिन आपको पॉलिटिकल वापसी नजर आती है? बिल्कुल नजर आती है। अब पीटीआई ने खुद भी तो कुछ करना है या नहीं करना, या हमने बैठ के तज्जिए करने। पीटीआई के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जितनी लड़ाई झगड़े आपस में करते हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आप पीटीआई में जाते क्यों नहीं? अच्छा सवाल है। नहीं, मैंने पॉलिटिक्स तो करनी है और मैंने ख्वाहिश का इजहार भी किया था, और मुझे मशवरा ये दिया गया कि इमरान खान जब तक बाहर नहीं आता। देखिए, मैं इमरान खान की हुकूमत को सख्त टूथ एंड नेल अपोज किया था, ठीक है ना, उस लॉजिक पर किया था। जो पीटीआई में जाएंगे? ऑफर है ना? अगर ऑफर आएगी तो जाओ। आखिरी सवाल है, एज ए भाई, एज ए मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ जाना और घर बैठ जाना, आप असद उमर को किस तरह देखते हैं? मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, सब पर आया है। आप खड़े रहे, जी, असद उमर घर बैठ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप खड़े। बिल्कुल, ये आप समझते हैं असद उमर ने बुज़दिली दिखाई? मैं बुज़दिली नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी पूछा नहीं कि उसकी क्या मजबूरी है। आप एज ए लेकिन एज ए पॉलिटिशियन मैं समझता हूँ कि पीटीआई के जो भी शख्स है, जो देखे ना, हुकूमत अगर कल को आ जाती या पहले आई थी तो सब भी जाना चाहेंगे, तो कौन नहीं जाना? वो बात की बात है। जुबैर उमर खड़ा रहा, असद उमर बैठ गया। अच्छा, जुबैर उमर सिर्फ खड़ा पीएमएलएन के नहीं रहा, जब इमरान खान पर मुश्किल वक्त है वही गलत उसके साथ हुआ। तो मुझे लोग कहते हैं कि भाई आप क्यों उसको सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा भाई, जो जिस चीज की, जिस प्रिंसिपल की हम बात कर रहे थे, वो प्रिंसिपल यहाँ क्यों नहीं अप्लाई होगा? 2024 का इलेक्शन में अगर धांधली होगी तो उसको क्यों नहीं कहा जाए धांधली हुई है? जुबैर उमर खड़ा रहा,
असद उमर बस मैंने जवाब दे दिया। नहीं, ये बुज़दिली नहीं है नहीं, कि मैं इसका जवाब इस बार जितना देना था दे दिया। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी बहुत है, ज्यादा, आपसे शुक्रिया। बहुत खुशी। थैंक यू।